नमस्कार दर्शकों, मैं कार्तिकेय सिंह भरनी एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का मुद्दा जो है, यानी आज का जो विषय हमने चुना हुआ है, वो है डिविजनल चार्ट्स या जिनको आप वर्ग कुंडलियों के अनुरूप में जानते हैं। अब भाई बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे ग्रंथ इसके बारे में बात करते हैं, परंतु ये काम किस प्रकार से करते हैं? अब डिविजनल चार्ट्स के ऊपर जब भी कोई विषय छिड़ता है, सबसे पहले एक डिविजनल चार्ट ले लिया जाता है D9 को। चलिए, एक इम्पोर्टेंट चार्ट वो हमेशा यूज़ किया जाता है, नवांश को हम कहते हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए कि ऐसे षडवर्ग यानी जिसको हम कहते हैं षोडश वर्ग, सॉरी, षडवर्ग होता है, दश वर्ग होता है और फिर उसके बाद षोडश वर्ग होता है। यानी 6 डिविजनल चार्ट्स, 10 डिविजनल चार्ट्स या फिर कम से कम 16 डिविजनल चार्ट्स किसी भी हॉरोस्कोप को देखने से पहले आपको वो देखना होता है। महर्षि पराशर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, क्योंकि महर्षि पराशर का जो स्कीम आता है बृहद पराशर होरा शास्त्र से, उसमें वो कहते हैं कि आपको कम से कम षोडश वर्ग तो देखना ही देखना, उसके बाद मुंह खोले। अगर उससे पहले आप कुछ बोल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी। अब क्या होते हैं ये षोडश वर्ग, क्या होता है षडवर्ग, क्या होता है दशवर्ग, ये सब आज आपको बताया जाएगा। मतलब आपको एक बेस स्कीम मैं दे दूंगा। हमारे साथ वेदांजनम जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। वेदांजनम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं। नमस्कार कार्तिकेय जी। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री द्वारिकाधीशाय नमो नमः। बिल्कुल कार्तिकेय जी, नव शुरुआत की शुभकामनाएं। आपने आज अपने चैनल से रिकॉर्डिंग शुरू की है और जैसा आपने कहा, षोडश वर्गों की परिकल्पना महर्षि पराशर ने जो की थी, वो कहीं ना कहीं समय की गर्त में जाते जाते कुछ परिवारों के पास सिमट के रह गई। उसका पुनरुत्थान हुआ पिछले शताब्दी में श्री शेषाद्री अय्यर और उसके बाद श्री के एन राव द्वारा। आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, बाकी कुछ भी बात करने से पहले षोडश वर्षों की बात की जाती है। समस्या यह है कि विस्तार नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ आधुनिक जमाने के जो ये महिषी है जिनके मैंने नाम लिया, और उसके बाद बाकी लोगों ने जो काम किया, उससे वो विस्तार संभव हो पाया है। षडवर्ग, दशवर्ग, षोडश वर्ग, ये जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अगर आप षडवर्ग से भी शुरू करते तो काफी कुछ पता चल जाएगा। पहले कहते थे षोडश वर्ग राजा महाराजाओं के लिए खास तौर से यूज होता है, सामान्य लोगों के लिए षडवर्ग तक ही काम चला लेते हैं। मूल बात यह है कि यदि आप एक वर्ग भी ऊपर जाते हैं राशि वर्ग से, तो आपने एक कुंजी ऐसी खोली है जिसका पूरा का पूरा फल कथन आपको अपने राशि चार्ट से नहीं मिल रहा था। कुछ एडिशनल आपने निकाला, और जैसे आप इन तहखानों में अंदर जाते चले जाएंगे, आपको बहुत सारे खजाने मिलते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज देयर टू बी नोन। जो चीजें ज्योतिष की मर्यादा में जानी जा सकती हैं। अब यहाँ पे देवी पार्वती का अभिशाप भी है, सब कुछ तो ज्योतिष कभी नहीं जान सकता। जो जान सकता है वो बातें षोडश वर्ग से जानी जा सकती है। हाँ जी, तो इसी प्रकार से षोडश वर्ग को इसलिए बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है हमारे ग्रंथों में। षडवर्ग, दश वर्ग, अगर आप सर्वत्र चिंतामणि करते हैं, षडवर्ग को ज्यादा महत्वता दी जाती है। अगर आप भावार्थ बोधनी या फिर आप फल दीपिका जिसे कहते हैं उसके ऊपर जाते हैं तो वह दशवर्ग स्कीम की बात होती है। और जब आप महर्षि पराशर यानी बृहद पराशर होरा शास्त्र को या फिर जातक पारिजात को उठा लेते हैं, तो वहां पे षोडश वर्गों की बात हो जाती है। अब ये षोडश वर्ग हैं क्या? इनकी, अब क्योंकि इसके लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि डिविजनल चार्ट यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए एचआर शेषाद्री अय्यर, जैसे आपने नाम लिया, ग्रेट एचआर शेषाद्री अय्यर ने एक बहुत बढ़िया रिसर्च करी थी डिविजनल चार्ट्स के ऊपर। उनकी रिसर्च कुछ इस प्रकार से थी कि भाई जो हमारा D1 है, जो हमारा D1 या फिर हमारा जो लग्न होता है, उससे हमें मेन इवेंट पता चल जाता है। चलिए, वेरी गुड, इट इज रियली गुड। पर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। सबसे पहले हम किसी प्लैनेट की, यहाँ पर डिविजनल चार्ट्स को आप दो भागों में बांट लीजिए। सबसे पहले किसी की प्लैनेट की स्ट्रेंथ या वीकनेस, कितना प्लैनेट बली है या कितना वीक है, वो आपको ये डिविजनल चार्ट्स बताते हैं। इसलिए उनका एक षडवर्ग, जब हम षडबल करते हैं तो उनमें एक द्रेकान बल भी होता है, उनमें कई बल और होते हैं। तो वो डिविजनल चार्ट्स के थ्रू आपको देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब लेते हैं कि एक बड़ी परिकल्पना की जाती है नीच भंग राजयोग के ऊपर, और मैं इस टॉपिक को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि उसमें से एक जो है वो नवांश के ऊपर बात करता है। मान लीजिए आपका कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है लग्न कुंडली, अच्छा ग्रह, पहले तो ये बात मान लीजिए, क्योंकि लघु पराशरी सीरीज पहले नहीं देखेंगे तो ये सीरीज का फायदा नहीं है, ये मान लीजिए आप लोग, वो वेदांजनम जी के चैनल पे है। तो मान लीजिए आपका कोई अच्छा प्लेनेट
डेबिलिटेटेड बैठा हुआ है, आपको बलहीन मालूम पड़ता है, परंतु वही ग्रह जाकर के डिविजनल चार्ट में उच्च का बैठा हुआ है। वो अच्छा है, उसके पास अब वो नीच भंग हो गया, उसकी नीचता अब भंग हो गई। अब उसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ है कि वो आपको अच्छे रिजल्ट डिलीवर करके दे सकता है। इसी प्रकार से जो षोडश वर्ग है, मैं उनकी पहले बात कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम कुछ यूज करते हैं वो होता है आपका D2। क्या D2 का बड़ा सिंपल सा है, ये तो आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे बनता है, पंडित जी बताएंगे। पहले तो D2, फिर आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं देखते, दैट इज D3। देशकांत कुंडली इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई आपके पास कोई ग्रह है, अब मैं हर डिविजनल चार्ट का आपको बताता चलता हूँ। देखिए होरा कुंडली जो होती है, होरा चार्ट जो होता है या D2 जिसको कहते हैं, वो चंद्र में होगा या सूर्य में होगा? या तो वो चंद्र में होता है या सूर्य में होता है, दो ही होरा होते हैं। ये ट्रेडिशनल होरा है। बाकी आपके केरला होरा ईयर अलग है, और इसके अलावा भी और होरा चार्ट्स आपके पास आते हैं। पर सबसे पहले आपने D2 देखना है। अब आपने देखा कि कुछ, मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा कि कौन से होरा में कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन से होरा में कौन सा ग्रह अच्छा नहीं होता है। परंतु एक मोटा मोटा ये मान करके चलिए, जो चंद्र के होरा में, जो ग्रह चंद्र के होरा में है, वो आपका काम इजीली बना देंगे। जो ग्रह सूर्य के होरा में, वो थोड़ा आपका हार्श तरीके से आपका काम बनाएंगे। पर वो इसको थोड़ा अच्छा बुरा, इसको मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता इसको हूँ। अब कैसे जैसे, किया जाएगा हाँ मैं कि इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी 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 जैसे बताइए। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चंद्र खास करके अपने होरा में बहुत अच्छा काम करता है। यदि चंद्र अपने होरा में है, तो जब उसकी दशा लगी आपको, और होरा को बेसिकली D2 के लिए देखा है, वो वेल्थ के लिए देखा जाता है, क्योंकि उसी का एक्सपेंशन बनाया जाता है। यस इट इज, पर ये उससे भी बेहतर जो गोयल साहब कहते हैं कि ये, मान लीजिए परिस्थितियां आपके प्रतिकूल भी हैं अकॉर्डिंग टू योर कुंडली। कोई बहुत बुरा ग्रह, मान लेते हैं चंद्र आपका मेलेफिक है, बाय उसके भी 72 डिग्री के अंदर भी आ रहा है, और साथ ही साथ वो मेलेफिक भी आपका फंक्शनल मेलेफिक भी है, ये आपने मान लिया। लेकिन वो अपने होरा में बैठा हुआ है। अब यदि वो अपने होरा में बैठा हुआ, तकलीफें आएंगी, निश्चिंत आएंगी, लेकिन उन तकलीफों का भार आपके सर पे नहीं चढ़ेगा, ये मान करके चले। ये चंद्र के होरा की एक अच्छी खास बात होती है कि उसमें जो परिस्थितियां आती हैं, वो आपके परिस्थितियां जो भी आए, अच्छी बुरी, वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आपके D1 से आपको देखनी पड़ेगी। फिर आप जब D2 में जाते हैं, वो किस होरा में पड़ी हुई, तो वो आपको कितना मेंटली परेशान कर सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। दूसरा आ जाते हैं हम, जैसे मंगल को लेते हैं, तो मंगल सूर्य के होरा में वैसे अच्छा माना जाता है, काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो वहां पर आपको वेल्थ भी देता है, सारी चीजें देता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल वो डेफिनेशन। पर इसमें एक चीज और आ जाती है कि मंगल, यस, आपको फल देगा, अच्छे फल देगा, लेकिन उसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा। तो सबसे पहले तो D2 का मेन इंपॉर्टेंस यही है। अच्छा, D2 में सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि आपके जैसे गुरु जो है, चंद्र के होरा में अच्छा माना जाता है, क्योंकि उच्च का हो जाता है, तो वहां पर वह अच्छा माना जाता है। जी पंडित जी, आप कुछ कह रहे थे? जी यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक हाँ श्लोक बोलता हूँ, उस श्लोक को आगे बढ़ा देते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र 8वां अध्याय 13वां श्लोक। उसमें बहुत सिंपल सा नियम दे दिया है, गुरु सूर्य और मंगल गुरु ये सूर्य और सूर्य मंगल, के होरा में अच्छा करते हैं। सिंह के होरा में अच्छा करेंगे। हाँ जी, और सूर्य के होरा में चंद्र द्र शुक्र और शनि, शुक्र शनि, ये चंद्र के होरा में अच्छा करेंगे। चंद्र की ओर, और बुध जो है ये दोनों के होरा में सही करता है। दोनों में बाकी अच्छा करेगा। हाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, कि गुरु जो है वो सूर्य के होरा में बहुत अच्छा कार्य करेगा। गुरु सूर्य के होरा में काफी अच्छा काम करेगा, मंगल सूर्य के होरा में अच्छा काम करेगा, सूर्य स्वयं खुद के होरा में अच्छा काम करेगा, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव होरा में अच्छा काम करते हैं। राहु और केतु, इनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये तो ये हो गया, होरा से आपने वेल्थ देख ली। अब वेल्थ हर ग्रह नहीं देगा, यहाँ पर ये भी चीज एक मानने वाली होती है कि हर ग्रह वेल्थ नहीं देगा। ऑफ कोर्स पहले तो वो D1 में आपके किसी ना किसी वेल्थ से जुड़ा हो, यदि वो धर्म नियोग बना करके बैठा हुआ है, और फिर वो अपने अच्छे होरा में बैठा हुआ है, तो वो अपनी दशा अंतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। दैट इज डेफिनेट, इट इज वेरी इजी, सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज का आपने मान लिया। और D2 होरा को हमने जब आप इसको देखेंगे, अभी मैं और बताऊंगा कि इसको कैसे भागा जाता है, पर अभी मैं D3 के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा D2 पे और थोड़ा सा विस्तार कर देते जी,
पहले तो कंस्ट्रक्शन मन में बन जाता है, चार्ट इतना आसान है, ठीक है। क्या कहानी है कि आपके जो अग्नि और वायु राशियां है, अग्नि वायु राशियां कौन सी हो गई? मेष हो गया, मिथुन हो गया, सिंह हो गया, फिर उसके बाद तुला हो गया, धनु हो गया और कुंभ हो गया। ये जो अग्नि और वायु राशियां है, इनका पहला डिग्री सूर्य के होरा में पड़ता है और दूसरा 15 डिग्री चंद्र के होरा में पड़ता है। पहला 15 डिग्री सूर्य के होरा में, दूसरा 15 डिग्री चंद्र के होरा में। जो जल और पृथ्वी तत्व की राशियां है, पृथ्वी और जल तत्व की राशियां यानी कि टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, इसमें उल्टा होता है। कहने का क्या मतलब है कि पहले हाफ ऑफ साइन जो होते हैं वो चंद्र की होरा में पड़ते हैं और दूसरा हाफ ऑफ साइन ये सूर्य की होरा में पड़ते हैं। तो अगर आप मन में ये सिंपल सा देखें कि कौन सी राशियां है, उसके हिसाब से 2 मिनट में ये चार्ट ड्रॉ हो जाता है। सिर्फ दो ही हाउसेस होते हैं इसमें, सूर्य का भाव होता है और चंद्र का भाव होता है। अब एक बात मैं इंटरप्रिटेशन पे और बोल देना चाहूंगा। आप अगर ध्यान दें कि सूर्य की होरा में जो नर ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल और गुरु, ये अच्छा करते हैं। जो कि शांत प्रकृति के फेमिनाइन प्लैनेट्स होती हैं, जैसे मून, वीनस, सैटर्न। सैटर्न इज अ फेमिनाइन यूनिट। ये चंद्र के होरा में ज्यादा अच्छा काम करता है और मरकरी अडेप्टेबल नेचर की तरह दोनों तरह काम करता है। इससे एक बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन हो सकता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, जो कि आप होरा से पता कर सकते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व होरा से कैसे पता करेंगे? अगर किसी के होरा चार्ट में ज्यादा ग्रह सूर्य की होरा में है, तो उस व्यक्ति का जो प्रकृति होगा वो ज्यादा अग्रेसिव होगा, वो सेल्फ असर्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, एनर्जी ज्यादा होगी उसमें, अग्रेशन ज्यादा होगा। और यदि ज्यादा ग्रह चंद्र के होरा में हो गए, जेंटलनेस आ जाएगी, सेंसिटिविटी आ जाएगी, नर्चरिंग नेचर आ जाएगी। अगर स्त्री की कुंडली में सूर्य की होरा में ज्यादा ग्रह, थोड़ा टॉम बॉयज नेचर आ जाएगा। अगर पुरुष की कुंडली में चंद्र की होरा में ज्यादा ग्रह है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी, थोड़ी रफ एजेस हट जाएंगे। और एक बात यहाँ जो बाकी सारी कुंडलियों में हमें लग जाएगी, वो है कि कनेक्शन टू द भाव इन D1। होरा क्या है? दूसरे भाव का विस्तार है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो दूसरे भाव का भावेश है, वो अगर अपने सही होरा में है, हमने आपको ग्रहों की बता दी, ग्रह के हिसाब से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य के ग्रह होरा में अच्छा करते हैं, चंद्र के होरा में। दूसरे भाव का भावेश और दूसरे भाव में जो ग्रह स्थापित है, वो यदि अपने अपने होरा में बैठे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती। इसी प्रकार से यदि पंचम नवम अपने होरा में बैठे हुए तो भी आपको धन की, ये तो हो गया पूरा। T2 बड़ा इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप होता है, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। पर इसके आगे वाला जो हॉरोस्कोप है उसको तो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया जाता है, उसको नहीं देखते। दैट इज दृष्टान कुंडली। मतलब आप ये लीजिए कि इसके ऊपर कई सारी किताबें अलग से लिखी गई दृष्टान के ऊपर। अब दृष्टान से आप देखें, सबसे पहले क्या देखें, बेसिक क्या है दृष्टान? भाई बहन, तीसरे हाउस का विस्तार। सबसे पहले तो आप इससे भाई बहन कंफर्म। भाई बहन देखते कैसे हैं वो भी इसमें बता दूंगा, परंतु सबसे पहले आप देखते हैं दृष्टान। अच्छा, दृष्टान को भी नेचर के लिए बड़ा यूज किया। अच्छा, दृष्टान होता क्या है तो मैं बता देता हूँ। दृष्टान होता है 0 to 10 डिग्री, आपकी 30 डिग्री का एक साइन होता है। इसके 3 भाग कर दिए आपने एक ही साइन के, तो वो दृष्टान है। यानी 0 to 10 डिग्री पहला दृष्टान कहलाएगा, 10 to 20 डिग्री दूसरा दृष्टान कहलाएगा, 20 to 30 डिग्री आपका तीसरा दृष्टान। ये होते हैं आपके 3 दृष्टान। आपके 3 दृष्टान इस प्रकार से बनाए, ये आपके जब बन जाते हैं, मतलब मान लीजिए कोई ग्रह, अब इसको मैं दृष्टान कुंडली किस प्रकार से बनती है, तो यदि वो पहले दृष्टान में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ या असेंडेंट, तो वो अपनी ही राशि में बने। मान लीजिए किसी की कुंडली कर्क लग्न है और वो 0 to 10 डिग्री के भीतर, 10 डिग्री अक्रॉस नहीं होना चाहिए, इवन अ मिनट वहां पे अक्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मिनट भी अक्रॉस हुआ दूसरे दृष्टान में जाएगा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन इसके ऊपर क्रिएट हो। 0 to 10 डिग्री के अंदर अगर
लग्न बैठा है, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, 6 डिग्री की है, 6 डिग्री का लग्न है, तो जो दृष्टान कुंडली आप बनाएंगे वो बनेगी आपकी कर्क लग्न की। मान लीजिए यही दृष्टान जो है 10 से 20 डिग्री के भीतर, यानी कि 10 टू 20 डिग्री के भीतर है, इसमें मान लेते हैं 14 डिग्री का है, तो ये अपने से 5 साइन आगे जाएगा। मतलब कि अगर कर्क लग्न की कुंडली है और 16 डिग्री मान लेते हैं हम, डिग्रीज है या 14 डिग्री है, तो अब यहां से 5 साइन आगे, यानी कि जो दृष्टान बनेगा वो स्कॉर्पियो लग्न का बनेगा, यानी वृश्चिक लग्न। इसी के साथ साथ 20 टू 30 डिग्रीज का अगर कोई लग्न पड़ता है, मान लेते हैं कोई 21 डिग्री का लग्न पड़ रहा है, कर्क लग्न कोई ले लेते हैं, तो ये जाकर के पाइसिस में बनेगा, मतलब अपने से 9 साइन आगे जाता है। तो पहला दृष्टान अपने साइन में ही, दूसरा दृष्टान अपने से 5 साइन आगे, तीसरा दृष्टान अपने से 9 साइन। इस प्रकार अब से आपकी इसको तत्व थियरी से समझ ले। तत्व थियरी से सीधा हो गया कि आपको जल तत्व है कैंसर, अगला जल तत्व की राशि कौन सी है? जी वृश्चिक। उसके अगले जल तत्व की राशि कौन सी है? मीन। तो जी दृष्टान जो हम पाराशरी दृष्टान यूज करते हैं वो तत्व दृष्टान है, तत्व वर्ग है। तो अब कई वर्गों में देखेंगे कि कई वर्ग पूरा तत्व से चलते हैं और कई वर्ग आपके भावों के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे यदि आप, जैसे इन्होंने बताया ऑलरेडी, मेष लगन देख लें तो यह अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व होने के नाते मेष के बाद प्रथम दृष्टान मेष का मेष में, द्वितीय दृष्टान मेष का कहाँ आ जाएगा? अगले अग्नि तत्व की राशि है सिंह, और तृतीय दृष्टान कहाँ हो जाएगा? अगले अग्नि तत्व की राशि है धन। तो इस हिसाब से तत्व के हिसाब से 4 तत्व, चारों तत्वों को 3-3 राशियां दी गई हैं। हर जगह उसी राशि से शुरू होके जिस राशि में ग्रह बैठा है उसके पहले डिग्री को उस राशि का पकड़ लीजिए, बाकी के दोनों को दो तत्व के जो बाकी राशियां है वहां डाल दीजिए। कार्तिकेय जी। हाँ जी, तो मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि यहाँ पर आपके 3 ऋषि भी आते। अब बहुत सारे इसके ऊपर विवाद कुछ एस्ट्रोलॉजर्स क्रिएट करते हैं कि डिविजनल चार्ट्स में वो अपने देव की ऋषि भी पता नहीं क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बट ये आप जब कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़ते हैं और खास करके ट्रेडिशनल ग्रंथ उठा करके पढ़ते हैं, तो आपके समक्ष 3 ऋषि आते हैं, यानी 3 ऋषियों के दृष्टि। पहले तो है आपके नारद, ठीक है, दूसरे हैं आपके अगस्त, और तीसरे और अंतिम है आपके दुर्वासा। अच्छा, इसको प्रथम मैं समझा देता हूँ कि इन ऋषियों का काम, जैसे अभी पंडित जी ने बताया कि हम नेचर के लिए देखते हैं D2, एक क्लासिकल वे ऑफ यूजिंग टू सी द नेचर इज टू सी द दृष्टा। अगर नारद में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको वो हो सकता है कि चर विचरण करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं इधर उधर। यदि अगस्त्य है तो बहुत ही धर्म को मानने वाले, धर्म प्रयाण और बहुत ही रिजिड इंस्टांस हो सकते हैं। दुर्वासा अगर ऋषि आते हैं किसी प्लेनेट में तो उस प्लेनेट का नेचर एंग्री हो जाता है, थोड़े से वो एंग्री हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप नेचर भी से स्टडी कर सकते हैं। अभी इसका मैं और उपयोग बताऊंगा, परंतु ये देखा कैसे। तो सबसे पहले तो यदि कोई मूवेबल साइन में यदि बैठा हुआ है तो वो आपका नारद रिश्ता है। मान लीजिए 3, 6, 12, सॉरी मूवेबल कह रहा हूँ, 4, 7, 10 और आपका ये 1 में, यानी 1, 4, 7, 10 जो मेष लग्न के केंद्र है, यदि इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, चर राशियों में कोई ग्रह बैठा हुआ है या फिर लग्न भी बैठा हुआ है, तो वो नारद में जाए। इसी के साथ यदि मैं आपको बोलूं कि कोई फिक्स में बैठा हुआ है, यानी कि आपका 5, 8, 11 और 2, यानी आप सिंह, वृश्चिक, कुंभ या फिर वृषभ में कोई बैठा हुआ है तो वो अगस्त में जाए। उसी के साथ अगर कोई डुअल साइन में बैठा हुआ है, 6, 9, 12 या 3 में बैठा हुआ है, तो वह आपका दुर्वासा में। अब इसका यूज इसी प्रकार से करना है कि दुर्वासा में यदि कोई ग्रह जाता है तो उसकी थोड़ा सा एंगर उसमें ज्यादा पड़ता है। खास करके यदि आपका लग्न लग्नेश लग्न का वो जाता है तो कहीं ना कहीं एक एंगर वो बढ़ा देता है। और खास करके आपका जो लग्न आता है D3 का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। D3 का लग्न
मेजरली आपको दूसरी चीज जो ये बताता है, जो हर डिविजनल चार्ट के लिए अभी मैं बोलूंगा एक बार, किसी भी डिविजनल चार्ट का लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है उस इवेंट के लिए जिस इवेंट से वो डिविजनल चार्ट जुड़ा हो। इवेंट सबसे पहले वही करवाता है, वो बड़ा एक मेजर पॉइंट ऑफ मिल जाता है आपको ट्रैक्शन की, उससे जुड़ा हुआ असेंडेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम जैसे भाई बहनों का बर्थ देखें, तो यहाँ पर बड़े भाई के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं? 11, बड़े भाई बहनों के। छोटे भाई बहनों के लिए हम तीसरा देखते हैं नेचुरली। और यहाँ पर जो एक मेन, जब हम डिविजनल चार्ट देख रहे होते तो जो लग्न है, यदि उसकी दशा अंतर दशा भी जो D3 का है और वो किसी तरह से अच्छा बैठा हुआ है, वो मैं बताऊंगा अभी, और वो ठीक है और वो कनेक्टेड है दशा में, तो वो भी इवेंट करवाता है। लग्न लग्नेश ऑफ एनी डिविजनल चार्ट। फिर इसी के साथ साथ डिविजनल चार्ट के और कई सारे वो बनते चले जाते हैं, मतलब D3 में ही और होते हैं। इसमें आयुध होता है, चतुष्पद होता है, सर्प होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे पूरे अभी याद नहीं आ रहे, परंतु उसी प्रकार से इनके बहुत सारे आयुध, सर्प, चतुष्पद, ये एक बड़ा मेन होता है। और एक जो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मुझे बहुत पहले बोल देनी थी, और क्योंकि यहाँ पर उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने कंसेप्ट सुना होगा बाधक बाधकेश, हर कुंडली के लिए सुना होगा, सबने सुना होगा, सब जानते हैं कि बाधक बाधकेश हर कुंडली के लिए होता है। जो स्थिर होते हैं उनके लिए नवम भाव उनका बाधक बाधकेश होता है, जो चर राशियां उनके लिए होती है उनका 11वां भाव या फिर वो राशि उनके लिए बाधक और बाधकेश होती है। परंतु D3 के बिना बाधक बाधकेश नहीं, वो किस प्रकार से नहीं देख सकते। D3 एक खास सॉरी एक खास चीज इंट्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं खरेश। अब ये खरेश क्या है? तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, जो आपका D3 का 8th हाउस पड़ता है, वहां पे जो राशि पड़ती है जो उसका लॉर्ड होता है वो आपका खरेश होता है। ये आप खरेश का बेसिकली मतलब होता है कि सॉल्टेड, मतलब जो खर कर देता है, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, रंग में भंग डालने वाला एक चीज वो कर दीजिए आप इसको इस तरह से। अब बाधक बाधकेश किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि उसको लेकर के बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, सिंह लगन को लेकर के बहुत ज्यादा आ जाती है। वो किस वजह से कि भाई सिंह लगन की कुंडली में जो मंगल है वो योग कारक भी है और बाधक और बाधकेश। अब मंगल बाधक या बाधकेश का काम करेगा या फिर योग कारक का काम करेगा, वो देखने का क्या तरीका है D3 से वो आपको पता चलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो खरेश बन, यानी कि हम मान लेते हैं सिंह लगन की, और सिंह लगन का ही दृष्टांत, तो यहाँ पे अष्टम भाव किसका पड़ा? गुरु का। यानी गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हो गए D3 का। या फिर हम ले लेते, चलिए हम इस प्रकार से, अच्छा मंगल के लिए भी एक आ जाती है, क्योंकि मंगल भी पढ़ सकता है यहाँ पे, तो मंगल नहीं है इसमें काउंट होता है। बेसिकली हम ले लेते हैं गुरु, तो गुरु का दृष्टान मतलब अष्टम भाव वहां पर पड़ता है। सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन का दृष्टान। अब वह गुरु यदि मंगल की राशि में कहीं बैठे D1, यानी कि 8वीं राशि में या फिर पहली राशि, तब मंगल, उसी के साथ साथ इसमें गुलिक और बंदी का भी यूज होता है कि गुलिक और बंदी भी वैसे उसमें होने चाहिए बाधक बाधकेश की राशि में, तब मंगल बाधक या बाधकेश का काम करेगा। उसी प्रकार से खरेश का भी एक और काम होता है कि ये आपकी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दिखा देता है एक कुंडली। वो किस प्रकार से दिखाता है कि आपका जो अष्टमेश है, यानी जो नेचुरल आपका अष्टमेश है और जो आपका खरेश है, यदि वो षडाष्टक है एक दूसरे से, तो उस दौरान आपके D1 में, बस बता रहा हूँ, ये आपके D3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं D1 की बात। इसी प्रकार से भी मैं इंदिरा गांधी की कुंडली, अगर आपके पास हो पंडित जी, अगर आप लगाना चाहें, यदि आपके पास हो, एक्चुअली वही ढूंढ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सेव नहीं किया हुआ है इंदिरा गांधी चलिए को। कोई बात नहीं। तो शनि और शुक्र की दशा में उनके साथ बहुत कुछ। शनि में बता देता हूँ, उनका अष्टमेश नैसर्गिक अष्टमेश था, और जो शुक्र था वो उनका हरेश, और शुक्र और शनि उनके षडाष्टक थे, उनकी लग्न। तो जब वो एक दूसरे से षडाष्टक हुए और उनकी जब शनि और शुक्र की दशा आई, वो उनके लिए बड़ी पीड़ादायक, इस प्रकार से पीड़ादायक थी कि उसमें उनको तरक्की भी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके पुत्र भी चले। तो वो यहाँ पर जो कंटेंशन बनती, ये जो कष्ट देने वाला काम, वो खरेश करता है यदि वो आपकी D1 हॉरोस्कोप। फिर से बता देता हूँ, जो खरेश है यानी कि आपका D3 का 8th लॉर्ड, यदि आपके लग्न के 8th लॉर्ड से आपकी लग्न कुंडली में 6-8 है, देन उसकी दशा में कहीं ना कहीं
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक मार्कर, जरूरी नहीं है हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होती हैं, कई चीजें उसको मिटिगेट भी कर सकती हैं, परंतु जो मेन कंटेंशन ये है कि भाई अगर वो षडाष्टक है, मान लीजिए कि आपका लग्न और मतलब लग्न का अष्टम भाव का स्वामी और आपके खरेश यानी कि आपके D3 के 8 लॉर्ड लग्न कुंडली में D1 में एक दूसरे से तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी देने की संभावना रखती है। दशा इसमें एक पॉइंटर्स और ऐड कर देता हूँ खरेश के लिए। देखिए खरेश जो है वो बहुत ज्यादा मैलिफिक बन जाते हैं अगर वो बाधकेश या गुलिका के साथ चार्ट में बैठे हुए। आपके लग्न चार्ट में यदि आपके खरेश बाधकेश के साथ बैठे हो, बाढ़केश से शराष्टक हो या गुलिक के साथ बैठे हो, तो ये जीवन में कई किस्म की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। एक बात और ये हो जाती है जिसको हम मृत्यु दृष्टान कहते हैं। ये खर दृष्टान से भी ज्यादा तकलीफ देह हो सकता है। मृत्यु दृष्टान क्या होता है? एक ग्रह मृत्यु दृष्टान में तब कहा जाता है जब वो राशि भाव में या तो चतुर्थ या अष्टम भाव में बैठा हो, और चतुर्थ या अष्टम भाव में बैठा ग्रह, राशि का ग्रह यदि दृष्टान में भी अष्टम भाव में पहुंच जाए तो कहते हैं कि वो ग्रह मृत्यु दृष्टान में चला गया, और वो जीवन में कई किस्म की पीड़ाएं, मृत्यु तुल्य कष्ट कई बार दे सकता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है विच इज ऑफन ओवरलुक, जिसको हम मृत्यु दृष्टान कहते हैं। अब एक बात जो बड़ी मजेदार है, क्योंकि आजकल लोगों को पूर्व जन्म जानने का बड़ा शौक होता है, कार्तिकेय जी तो बाकायदा पास्ट लाइफ कंसल्टेशन भी करते हैं। हाँ, और उसमें दृष्टान का बड़ा एक यूज होता है कि आप कहाँ से आई हैं, ये आत्मा आई कहाँ से। त्रिजन्मा, त्रिजन्मा जो कॉन्सेप्ट है ये हम दृष्टान के लिए यूज करते हैं। त्रि का अर्थ होता है 3 और जन्म का अर्थ होता है बर्थ। त्रिजन्मा का अर्थ क्या हो गया? पास्ट बर्थ, प्रेजेंट बर्थ, फ्यूचर बर्थ। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई भी पास्ट लाइफ की रीडिंग नहीं करता, लेकिन क्योंकि साहित्य में बताया गया है और आज लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। त्रिजन्मा, कहाँ से आए हैं, अभी कहाँ है और आगे कहाँ जाएंगे, कहते हैं कि ये आप दृष्टांत से पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। पिछला जन्म जो होता है वो आप दृष्टांत के 9वें भाव से समझते हैं। आपने पिछले जन्म में जो धार्मिक कर्म करके जो पुण्य कलेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपको ये मनुष्य जन्म मिला, वो आप दृष्टांत के 9वें भाव से समझते हैं। अभी का जो जन्म है, ये जन्म, वो आप लग्न से समझते हैं, दृष्टांत के लग्न से समझते हैं। तो दृष्टांत का लग्न यदि लग्न भाव यदि मजबूत है, शुभ कर्तरी में है, अपने भावेश से दृष्ट है, या भावेश उसके साथ बैठा है, या कारक भावेश लग्न में बैठा है, तो ये जन्म काफी सुखप्रद रहेगा। यदि दृष्टांत का लग्न पाप कर्तरी में आ गया तो जीवन में बहुत पराक्रम दिखाना पड़ेगा। पराक्रम, जब कार्तिकेय जी बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए भाई पराक्रम, मत दो, दिखाने के नहीं चाहिए, ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ता है जब दृष्टांत का लग्न कमजोर हो जाता है। तो इससे देखते हैं अभी, अब भविष्य का जो है, भविष्य का जन्म देखने के लिए दृष्टांत का पंचम भाव देखते हैं। पूर्व पुण्य, पिछले जन्मों के पूर्व जो संचित में भरे हुए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू इन दिस लाइफ, संचित का घट जो भरा हुआ है, पंचम भाव से पता चल जाएगा कि इतना पुण्य है क्या जो कि इस प्रारब्ध के बाद भी आपको अगला जन्म इंसान का मिलेगा। वो आप दृष्टांत के पंचम भाव से, दृष्टांत कुंडली के पंचम भाव से देख सकते। जी पंडित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये दृष्टांत का इतना महत्व हो जाता है, और खास करके क्लासिक्स में अगर हम पढ़ते हैं दृष्टांत, तो दृष्टांत को बहुत प्रेज किया, मतलब इसको देखने को तो मस्त कह दिया गया है कि आपको दृष्टांत। देखिए लघु पराशर, ये बृहद पराशर होरा शास्त्र के कुछ कमेंटेटर्स ने दृष्टांत पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लिखा है। शर्मा साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, झाजी ने बहुत अच्छा लिखा है। एक दो बात यदि आप कहें तो मैं उसमें से बता देता हूँ। बिल्कुल। एक तो आयुध दृष्टांत। आयुध, आयुध मतलब वॉरियर,
जिसने हाथ में आयुध पकड़ा हुआ है, हथियार पकड़ा हुआ है। आयुध दृष्टान जो होता है वो नर दृष्टान होता है और पुरुष दृष्टान होता है। यहाँ पे यदि चंद्र आ जाएगा तो आदमी की सोच बहुत उग्र कर देगा, हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा, किसी भी किस्म की प्रतिस्पर्धा से उसे कभी डर नहीं लगेगा, और जीवन को ऐसा समझेगा जैसे जीवन युद्ध का अखाड़ा है। अगर दिन में 2 लोगों से लड़ाई नहीं की तो मजा क्या आया। ठीक है, ये होता है आयुध दृष्टान। बेसिकली ही इज अ वॉरियर। अब बाकी प्लैनेट्स की सिचुएशन कैसी है वो अलग हो सकता है। एक तो बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, उसका दूसरा साइड ये हो सकता है कि बिना मतलब के गुस्सा करता रहता है, सनकी है, थोड़ा वायलेंट है, जीवन एंजॉय नहीं कर पाता है। इसको अगर कैलकुलेशन में जाएंगे तो कैलकुलेशन में बहुत कुछ हो सकता है, बट और आगे देखिए तो यहाँ पे नर और मादा दृष्टान का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आप टॉरस साइन में पहला और तीसरा दृष्टान आपका मादा दृष्टान हो जाता है, जेमिनाई में फर्स्ट मादा दृष्टान हो जाता है, कैंसर में सेकंड मादा दृष्टान हो जाता है। अगेन जैसे पर्सनालिटी हम लोगों ने होरा में किया था, नर मादा सर्प आयुध आदि दृष्टानों का अध्ययन से पर्सनालिटी की भी काफी बातें बताई जा सकती है। अगला, कौन से ग्रह किस दृष्टान में है, इसके हिसाब से भी पर्सनालिटी का विवेचन हो सकता है, जो कि वृत्त यवन जातक में मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या कि बहुत कुछ जान सकते हैं, पर्सनालिटी वगैरह जान सकते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ पर्सनालिटी जानने में कहीं मजा आता नहीं। उसको देखना होता है कि ये व्यक्ति, एक तो व्यक्तित्व जानना आवश्यक है कि कैसी स्थितियों में कैसा काम करेगा, ये जानना आवश्यक है, और जीवन में परिस्थितियां कैसी आएंगी ये जानना आवश्यक है। दृष्टान आपको दोनों बता देंगे। अगर आप लग्न के साथ दृष्टान देख रहे हैं, किस समय में व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा, विकल हो जाएगा, यानी कि जब भी जीवन में समस्या आती है तो हम लोग क्लासिकल एमिगडाला रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि या तो आप डर जाएंगे, फ्लाइट, फाइट और फ्रीज, भाग जाओ, या फिर लड़ाई कर लो, या फिर समझ नहीं आया स्तब्ध हो गए। एमिगडाला रिस्पॉन्स आपका कैसा होगा ये आपका दृष्टांत बता देगा, और कब कैसा होगा, क्यों? क्योंकि जीवन में बाधाएं भी तो आनी चाहिए। जब आपको बाधा की स्थितियों में कैसे आप रिएक्ट करेंगे वो पता चलेगा। तो यदि मुझे दशा कथन में ये लग रहा है कि ये समय खराब रहेगा, तो आप कैसा अनुभव करेंगे उस समय पे, ये दृष्टांत का अध्ययन बताता है कि आप उस समय उस बाधा की स्थिति में अच्छे से चले जाएंगे, या फिर आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, या आप इतनी बुरी तरह से फाइट करेंगे उसको कि आप विक्टोरियस होंगे। और दूसरा, फाइट करके रिजल्ट क्या होगा? आप लड़ रहे हो लेकिन हारोगे, आपका पराभव होगा, आपका उद्भव होगा, ये भी आपको दृष्टांत बता देता है। एक बड़ी अच्छी चीज आती है दृष्टांत के साथ कि हम जो कर्म होता है, कर्म हम D10 से देखते हैं मोस्टली। हम अलग आएगा जब मैं D10 पे आऊंगा, तो D10 आपका कर्म बता रहा है। ठीक है, वो आपका कर्म है, तो आप क्या कर रहे हो इस टाइम पीरियड में या जन्म में क्या करते हो, वो आपका D10 बताता है। उसका फल, एक्शन ऑफ योर कर्मा इज योर D3। किस प्रकार का फल आएगा वो D3 बताएगा। एक बड़ा अच्छा इसका एक यूज और होता है, इसीलिए दृष्टांत को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। अब इसी को एक चीज और लेता हूँ कि BTR करने, थर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो एक सैंडविच अप्रोच दी जाती है कि किस तरह से जाना चाहिए, तो इसमें D3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप आपके पास आता है, उसका आपको टाइम ऑफ बर्थ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर उसको नहीं पता, सीधा पहले तो दृष्टांत पे जाएंगे। सबसे पहले भाई उसका एक छोटा भाई है, बहन है, बड़ा भाई है, बहन, जिस भी दशा में वो हुआ है, वो दशा किसी ना किसी प्रकार से, या तो बड़ा भाई है तो 11th हाउस से कनेक्ट होनी चाहिए, छोटा भाई बहन है तो वो थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं, या थर्ड लॉर्ड से किसी ना किसी प्रकार से, या फिर लग्न से, D3 के लग्न से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्ट होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप इसीलिए दृष्टांत को सबसे पहले आप BTR में यूज करते हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और पंडित जी इसमें होता है कि आप बड़ा अच्छा यूज करते हैं दृष्टांत को, वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। एक बड़ा इसका एक यूज होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कि किस भाग पर क्या चोट आ सकती है, कौन सा भाग कमजोर हो सकता है, कौन से भाग पर व्यथा आ सकती है, तो वो सारी चीजें और बहुत सारे मैं कुछ ट्रेडिशनल पंडित जी को जानता हूँ, उसमें तो सिर्फ तिल तक गिन के बता देते हैं
उसमें सिर्फ ये गणना देखनी होती है कि आप ये दृष्टान यूज नहीं करेंगे वहाँ पे। दो चीजें सिर्फ बताऊंगा, बाकी हम लोग इसका विस्तार में कभी एक साथ बना लेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। उसमें सोमनाथ दृष्टान, उसमें हम वाराणसी दृष्टान यूज करेंगे। पहला नियम ये है, सब बोल के। हाँ, वाराणसी दृष्टान यूज करना होगा। जो अभी हमने जो दृष्टान बताया है उससे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक्चुअली वो कृष्णीयम दृष्टान है, वो प्रश्न मार्क से आता है। वो जो दृष्टान का डेफिनेशन है, यहाँ तक कि वाराहमिहिर ने भी वो डेफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए वो चाहिए। तो दो चीजें चाहिए कि पहले टेक्निकली पहले दृष्टान में, दूसरे में या तीसरे में, और किस भाव में, उसके कॉम्बिनेशन से हर प्लैनेट का देखते हैं, सिर्फ लग्न नहीं। क्लासिकल वे ये है कि लग्न देख लेते हैं, लग्न 0 से 10 डिग्री में है तो टिपिकली कंधे के ऊपर के एरिया में आपको समस्या आएगी। लग्न यदि 10 डिग्री से 20 डिग्री है तो आपके कटी से नीचे, मतलब कमर के थोड़े नीचे तक के एरिया में समस्या आएगी। और यदि उससे 10 डिग्री नीचे है तो आपके पैर के एरिया में समस्या आएगी। फिर वो आपके, ये आपने सिर्फ लग्न के लिए देखा, लेकिन सिर्फ लग्न के लिए नहीं देखी। अब मैं ये जो बात बता रहा हूँ, ये बात प्रश्न मार्ग भाषा से बता रहा हूँ, जो कि केरल में प्रश्न मार्ग की व्याख्या का एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। प्रश्न मार्ग व्याख्या कहता है ऐसे करोगे तो नहीं निकलेगा, और ये बात सही है, मैंने देखा हुआ है। कार्तिकेय जी को भी पता है कि ये प्रेडिक्शन कितनी सटीक बैठती है, ठीक है। वहां पे पहले सारे ग्रहों को देखिए इंडिपेंडेंटली कि पहले, दूसरे या तीसरे दृष्टान में। यहाँ पे कुंडली का बनावट भूल जाइए। पहला दृष्टान मतलब कि अगर वो 0 से 10 डिग्री में है तो पहला दृष्टान, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, पहले ऐसे देख लीजिए, ठीक है। हर ग्रह का एक टेंडेंसी देख लीजिए, फिर देखिए किस भाव में है, फिर आपके किस दृष्टान में है, और वाराणसी दृष्टान के हिसाब से किस भाव में है, उसके हिसाब से हर भाव और दृष्टान कॉम्बिनेशन दिए हुए है। वो मैंने एक ट्वीट पोस्ट भी किया था, कभी उसको विस्तार में समझा भी देंगे हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल कुंडली के साथ। तब आप जब ऐसा करते हैं तो आप बता देंगे प्रत्यंतर दशा के हिसाब से और सूक्ष्मांतर दशा के हिसाब से कब किस समय आदमी अपने शरीर के किस भाग से चोटिल होगा। ये आप दृष्टांत से करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन उस दृष्टांत का अलग है, उसे हम वाराणसी दृष्टांत कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब आपने एक और बात छेड़ी तो जो आयुध से एक और आता है कि आयुध में एक जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात कही जाती है, आयुध दृष्टान में सैटर्न इज नॉट वेलकम एंड योर 8th लॉर्ड इज नॉट। आयुध दृष्टान आपके ये दो ग्रह आपके वेलकम नहीं, और चंद्र भी नहीं किया जाता वैसे तो देख ट्रेडिशनली अगर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वायलेंट बना होता है, तो वो भी ये 3 ग्रह आपके वेलकम नहीं किए जाते हैं आपके आयुध। अब इसमें एक और दृष्टान होता है जो कि बड़ा ट्रिकी दृष्टान होता है, वो होता है सर्प दृष्टान। तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर वो एक योग बनते हैं कुछ, वो योग भी हम जब D3 को, अभी तो हम आज हम आपको केवल षोडश वर्गों के बारे में बता रहे हैं, और फिर इसी के ऊपर एक सीरीज चलाएंगे। तो सबसे पहले जो वीडियो इसके ऊपर में लेकर आएंगे हम लोग, वो लेकर आएंगे D3। तो हम D3 के ऊपर एक बृहद चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो सर्प दृष्टान हो, ये किस प्रकार से किसी व्यक्ति को जेल पहुंचाने के भी काम में आ सकता है अच्छे खासे। ये या तो जेल पहुंचा देगा आपको, या तबीयत खराब कर देगा, या मिस्टिकल नेचर दे देगा, रहस्यवादी बना देगा, बड़ा दार्शनिक बना देगा, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको बड़ी बड़ी आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस दे दे। सर्प दृष्टान हम लोग कुंडली की जो परिकल्पना करते हैं वो सर्प के हिसाब से करते हैं, कुंडलिनी की परिकल्पना। सर्प का क्या होता है, एनर्जी कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग ऑफ एनर्जी। जब सर्प अपने आप को लपेट लेते हैं, कोबरा अपने आप को लपेट लेते हैं, तो एक कॉइल्ड एनर्जी हो जाती है। अब आपके अंदर अगर इतनी कॉइल्ड एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा एनर्जी है, या तो आप उससे अपनी कुंडलिनी जगा दो, या 10 लोगों का सर कलम कर दो। आपके पास ये दोनों परिस्थितियां बनती है, बाकी ग्रहों की दिशा के हिसाब से और जो दशाएं आपको मिलती है, आप कैसे काम करेंगे। मोस्ट सीरियल किलर्स हैव सम प्लेसमेंट इन सर्पदर्शन। वेरी गुड। और सन्यासियों में भी कोई ना कोई प्लेसमेंट सर्पदर्शन में जरूर होता है। दृष्टान एक बड़ा अच्छा मतलब डिविजनल चार्ट होता है, जहां से आप किसी की क्रिमिनल टेंडेंसी पहचान सकते, इसको उसलिए भी यूज किया जाता है। इट इज वेरी यूजफुल। और एक वीडियो में शायद हम लोगों ने बात करी थी कि बहुत सारे कुछ प्रेडेटर्स जो होते हैं वो तीसरे हाउस से दिखते हैं, तो तीसरे हाउस का विस्तार ये मत किए गए। पंडित जी आपने बोला था एक बार थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड की आपने एक बात करी थी एक वीडियो, मुझे याद है लघु पराशर के दौरान।
कि वो मेलेफिक क्यों है, हमने थर्ड हाउस को थर्ड लॉर्ड को मेलेफिक क्यों बोला और थर्ड हाउस मेलेफिक क्यों, तो आपने बताया था एक बड़ा अच्छा। तो यहाँ से हाँ क्रिमिनल टेंडेंसीज भी दिख जाती है। क्रिमिनल अच्छा, टेंडेंसीज दिख जाती है, सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज दिख जाती है, यस, जो कि आदमी की डिविएंट सेक्सुअलिटी होती है वो दिख जाती है। और एक बड़ा मजेदार है, शुड वी लेस्ट वी फॉरगेट, जिसको कहते हैं निगड़ या बेड़ी दृष्टान, जो कि कैप्रिकॉर्न का पहला दृष्टान होता है, अक्सर जेल ले जाता है। कई बार यदि वो ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं हो, यदि यदि वो आपको बंधन योग दे रहा है जीवन में, तो बेड़ी दृष्टान में प्राप्त ग्रह जेल ले जा सकता है। अब दृष्टान पे चर्चा करते रहेंगे तो इसी पे पूरी रात हो जाएगी। हाँ पूरी रात हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं D4 के ऊपर। जी, तो जी चतुर्थांश कुंडली, आपका D4 आपके फोर्थ हाउस का एक्सपेंशन जी, ये क्या है? अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, ये आपके सारे सुखों को दिखता है। अब पंडित जी और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे वो आ जाता है कि पंडित जी D16 को कहते हैं कि वो भी आपके मतलब स्थिर सुख है, वो दिखा देता है। परंतु जो एक हमने ट्रेडिशनली बताया जाता है, ग्रंथों में बताया जाता है कि जो D4 होता है ये आपके स्थिर सुखों को दिखता है। यानी कि आपके गाड़ी घोड़ा वाहन उससे जो सुख आने वाला वो तो है, मानसिक जो आपको सुख आने वो भी, उसी के साथ साथ आप अपने जीवन से कितने सुखी रहोगे वो सारे इससे आपको देखते हैं। अब इसकी ये बनता कैसे, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोगों को, क्योंकि ये कुछ डिविजनल हॉरोस्कोप होते हैं जो आपके दिमाग में बन जाने चाहिए क्योंकि इजी हो, जैसे D2 हो गया, D3 हो गया या फिर आपका D4 हो गया, ये इजीली इसलिए बन जाते हैं क्योंकि 7 डिग्री 30 मिनट को में बांटा जाता है एक साइकिल। 4 भागों में अगर आप बांटेंगे 7 डिग्री 30 मिनट का ही बैठता है चतुर्थांश जो, यानी मान लीजिए 0 to 7.3 डिग्री के भीतर कोई ग्रह बैठा है तो पहले चतुर्थांश में होता है, और कोई है तो वो अपने उसी प्रकार से फिर वो दूसरे में जाता है 7.30 से 15 डिग्री तक, फिर 15 डिग्री से 22.30 डिग्री तक, फिर उसके बाद 22.30 डिग्री से आपके 30 डिग्री, पूरा जो है वो आपका दृष्टांत वो चतुर्थांश कहलाता है। अब ये भी है कि यहाँ पे आप परिकल्पना कर लीजिए मेष लग्न की कुंडली, तो जैसे मेष लग्न की कुंडली है और यदि वह अपने 7.30 डिग्री में बैठे, ठीक है, अगर वो उसके अंदर बैठा हुआ है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसके अंदर है तो वो अपने ही चतुर्थांश में आए, दूसरा चतुर्थांश आपका चौथे भाव में जाएगा, तीसरा चतुर्थांश आपके सप्तम भाव में जाएगा और अंतिम चतुर्थांश आपके दशम भाव में। यानी कि 7.30 डिग्री के भीतर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है या फिर लग्न बैठा हुआ है, सिर्फ केंद्र, सिर्फ केंद्र, सिर्फ सारे केंद्र, केंद्र, सारे सारे केंद्र केंद्र आ जाएंगे। कोई भी सारे लग्न केंद्र बनाइए, उसके सारे केंद्र उसके उसके सारे चतुर्थांश केंद्र जो होंगे वो आपके चार चार चतुर्थांश। डिवीजन जो होंगे उन चारों केंद्र में बैठ जाएंगे। ये चतुर्थांश का पहला नियम है। एक मजेदार बात, बहुत मजेदार बात जो मैंने सुनी थी, कोमिला सुटन जी से सुनी थी। ये एक लंदन बेस्ड एस्ट्रोलॉजर है, अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। उन्होंने कहा था कि चतुर्थांश को समझने के लिए इसका दूसरा नाम समझना आवश्यक है। इसको तुर्यांश भी कहते हैं। तुर्यांश, बिल्कुल। उपनिषदों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं बताई गई है जीव की। तुरीयावस्था निर्विकल्प समाधि की अवस्था होती है जिसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि आप माया के बंधन से उठ गए तो उसको सिर्फ चतुर्थ या तुरीय कर दिया। तो स्पिरिचुअल टेंडेंसी देखने का भी बहुत बढ़िया चार्ट है, स्पेशली द डिजायर टू लीव बिहाइंड द कंफर्ट्स। डाइकोटमी देखिए, पोलैरिटी देखिए। D4 आपको सारे डिजायर्स का फुलफिलमेंट दिखाता है, जीवन के सुख दिखाता है, और जीवन के सुख दुख से ऊपर जाकर आगे जीवन के महती पुरुषार्थ जो कि मोक्ष है उसको पाने की इच्छा भी दिखाता है। ये दोनों चीजें आपको चतुर्थांश बहुत सुंदरता से दिखा देते। अब चतुर्थांश की एक और इनके भी 4 देवता होते हैं वो भी बता देता हूँ। सनत, सनद, सनातन और आपके एक और होते हैं मुझे याद नहीं, सनत, 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 हाँ 4 हो गए ना, फिर आपका सनातन, ये 4 होते हैं। ये आपके 4 देवता इसमें जो चतुर्थांश, इनके क्या यूज होते हैं वो भी अभी बताऊंगा बात। पर एक एक बार जो, उससे पहले जरा कारकों पे बात कर लीजिए। हाँ जी, कारक D4 पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कारक ले लेते हैं। कारक आपको पता है हम लोग कई लेवल पे करते हैं। D4 पे प्रॉपर्टी का कारक जो 4th हाउस के लिए होता है मार्स होता है। मंगल, चंद्र भी एक कारक है जो कि मन, मानसिक पीस, हमारे मानसिक माता, हाँ, उसको लेके आता है।
गुरु और शुक्र भी है हमारे मटेरियलिस्टिक है। सुख के लिए गुरु और शुक्र हो गए, वो भी कारक है। लग्जरी के लिए स्पेसिफिकली शुक्र हो गया, और केतु भी एक सेकेंडरी कारक होता है D4 का, सेकेंडरी कारक। जो आप D4 में यदि आपको व्यक्ति की इच्छा देखनी है जीवन में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए जो कारक आपको देखना होता है वो देखना होता है केतु। अब इसमें कार्य राशि और कार्येश क्या हो गया? कार्य राशि हो गया आपके लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव, कार्येश क्या हो गया? ये हो गया आपका चतुर्थेश लग्न कुंडली का। तो हमेशा कार्य राशि, उसको लग्न और कार्य राशि मेन हो जाएंगे किसी भी वर्ग के लिए, तो D4 के लिए फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस मेन हो जाएगा। दूसरा, ये जो कारक बताया मैंने, उन सारे कारकों की पोजीशन मेन हो जाएगी। यदि वो केंद्र या कोण में है तो सिचुएशन अच्छी है, यदि वो 6, 8, 12 या 3 में चले गए तो प्रॉब्लम है। एकदम सिंपल रूल यदि देखे, उसके बाद आप डिग्निटी देख लीजिए कि उनकी डिग्निटी कैसी है। उच्च के है क्या, नीच के है क्या, मूल त्रिकोण में बैठे हैं क्या, धू कोण में बैठे हैं क्या, ये सारी चीजें देख लीजिए। तो क्या करेंगे आप? कार्येश की स्थिति सबसे पहले देखेंगे, चतुर्थेश के लग्नेश की स्थिति, चतुर्थांश के लग्नेश की स्थिति देखेंगे। उसके बाद चतुर्थ भाव के जो अलग अलग सिचुएशंस है उसके लिए इन कारकों की स्थिति देखेंगे। तो आपको चतुर्थ भाव से संबंधित भाव विवेचन D4 के साथ बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पंडित जी। तो जो कार्येश और कार्य राशि आपने बताई वो इसी प्रकार से आपने देखी। दूसरी चीज ये आ जाती है कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंफेसिस D4 के उसी में पड़ता है। दूसरा जो एक चीज आती है, एक गोयल साहब की एक उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च थी कि गज केसरी योग के ऊपर बहुत सारी बातें आपने लग्न में देखा होगा। गज केसरी योग अच्छा अच्छी डिग्निटी में पहले तो, और एक दूसरे से वो फंक्शनल बेनिफिट है, तो पहले तो ये हो जाए। तो ये एक दो चीजें कंडीशन तो आपको पहले फुलफिल करनी है। अब वही जो आपका गज केसरी योग है वो फुलफिल होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको D4। यदि D4 के अंदर आपका गज केसरी योग केंद्र के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट एक नोट कह रहा हूं, केंद्र के अंदर बने, क्योंकि त्रिकोण में तो नहीं बनेगा, केंद्र के अंदर यदि बने तो वह गज केसरी योग ही फुलफिल होगा। और कोई गज केसरी योग बना, बहुत लोगों की कुंडली में आप देखेंगे तो हर 2.5 दिन में, हर हफ्ते एक बार तो बनेगा ही बनेगा। 2.5 दिन में एक बार चंद्रमा अपनी छोड़ता है राशि या बदलता है, तो आपको हर 2.5 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको दिखेगा। और वो काम करेगा या नहीं करेगा गज केसरी, दो फैक्टर्स हैं। पहले तो लग्न कुंडली के अनुरूप दोनों ग्रह बेनिफिट, चंद्र किसी भी प्रकार से 72 डिग्री के आर्क में ना हो, ये दो होगी, ये दोनों आपके फुलफिल हो गए, दोनों अच्छी डिग्निटी में होने चाहिए, दोनों बेनिफिट होने चाहिए लग्न के लिए D1। फिर वह यदि D4 के अंदर आकर के केंद्र के अंदर गज केसरी योग बना तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इसी में एक और चीज आती है, इसमें सेकंड हाउस का रोल भी आ जाता है, आपके D1 के सेकंड हाउस का रोल भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपका धन संचय होगा, इससे आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो खास करके पंडित जी ने बात कही थी गुरु को लेकर, तो गुरु और शुक्र की यदि दृष्टि होगी आपके सेकंड लॉर्ड के ऊपर, इवन आपके फोर्थ लॉर्ड के ऊपर अच्छी दृष्टि अगर के, वो भी डिग्निटी में होना चाहिए D4 के, तो आपके पास धन संपदा को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कमी नहीं है। जी पंडित जी, अगर इसको कुछ विस्तार करना चाहिए। राहु या गुरु यदि चतुर्थ भाव में आवे या लग्न में आवे, तो जब जब इनकी दशाएं जीवन में मिलेंगी, या तो आप अपना बड़ा घर बनाएंगे या बड़े घर में रहेंगे। अब यहाँ देखिए वर्ग चार्टों में प्लैनेट के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे काम करते हैं। दोनों के दोनों ग्रह जो है वो आपके एक्सपेंशन को डिनोट करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा उन दशाओं में व्यक्ति या तो किसी बड़े शानदार घर में रहेगा या बड़ा घर बनाएगा। अब कैसा घर रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। कुछ अगर आप पुराने ग्रंथ देखें तो जैसे किसी के लिए बोला है कि कच्चा घर होता है मंगल का, सूर्य का पक्का घर होता है, वैसे भी देखा जा सकता है। बट मेन कहानी जो है ना, ये डेटिस की कहानी बड़ी अच्छी है।
D4 में आदमी कैसे धन कमा के सुख खाएगा, किस स्टाइल से, ये आप डेटी से पता कर सकते हैं। यदि ग्रह की स्थिति अच्छी है और उसके डीटी सनक है तो क्या होगा कि उसको मिलेगा भी बहुतायत में और वो देगा भी बहुतायत में। टेंडेंसी टू अर्न ग्रेशियसली एंड गिव ग्रेचुशियसली, मतलब जितना देना है उससे ज्यादा दे देगा। ठीक है, बहुत कमाएगा, बहुत हो रहेगा। और कैसे कमाएगा? ज्ञान से कमाएगा, नंबर्स और फाइनेंस के नॉलेज से कमाएगा। यदि सनक है, यदि सनंदन है तो बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी होगा, लगातार प्रैक्टिस करेगा अपने स्किल्स को निकालने के लिए, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के थ्रू कमाएगा। यदि सनत कुमार है तो जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को यदि वो पार करने में संभव हो पाएगा उसके लिए, तब वो बहुत पैसे कमाएगा। यदि सनातन हो गए, सनक, सनंदन, सनत, सनातन, ठीक है, यदि सनातन हो गए तो उसको ज्यादा पैसे कमाने की और ज्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट की लाइफ में इच्छा नहीं होगी। फिर वो भी तो इटर्नल ब्लिस में हो जाते हैं, वो ब्लिसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। वो भी एक कहानी यहाँ आ जाती है जब ये चतुर्थ और एक देखना बड़ी वैसे अच्छी ही है। बात, एक सनातन की आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, तो इसमें एक चीज बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए कोई ग्रह मतलब आपके बहुत बुरे उसमें भी बैठा हुआ, आपकी चाहे जितनी बुरी सिचुएशन होगी आपको कभी वो महसूस नहीं होगा। ये इटर्नल इसके एक सनातन की खूबी है, स्पेसिफिक इस चतुर्थांश की, कि आपको उतना महसूस नहीं होगा। किसी को भी अगर वो होता है, जो भी आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चलता है, इट इज फाइन, बट मेन जो गोल हो जाता है वो कहीं और हो जाता है। तो इसी के लिए, क्योंकि तुर्याम पंडित जी ने अभी कहा, आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन शुरू कहां से होती है, यहाँ से देखना आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए, शनि मंगल के शत्रु है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, शनि और मंगल के शत्रु है। शनि यदि फंक्शनल मैलिफिक है आपके चार्ट में और चतुर्थांश में केंद्र में चले गए तो भाई साहब सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन यदि वो फंक्शनल बेनिफिक है और अच्छी डिग्निटी में है, दोनों में, तो बहुत अच्छा है। और शनि जब घर देते हैं तो बहुत डिफरेंट टेस्ट का घर होता है उस आदमी का। वो जो घर बनाएगा वो दुनिया से थोड़ा अलग होगा, लोग उसको देख के देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ ए ग्रेविटी इन द प्लेस दैट ही लिव्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यदि लग्न में अच्छा है और चतुर्थांश में खराब हो गया तो ऐसे आदमी का सुख छीन हो जाता है समय के साथ। लग्न में खराब है और चतुर्थांश में अच्छा हो गया तो ऐसे व्यक्ति भले जीवन में शुरुआत उनकी कमजोर हुई होती है अगर सैटर्न फंक्शनल मैलेफिक है, लेकिन वो अपने बल पे जीवन में सब कुछ कमा लेते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन से हमें सैटर्न जो मेन कारकत्व है, कारक ग्रह है, उसका मुख्य शत्रु ढूंढिए और उसके हिसाब से भी एनालाइज कीजिए तो आपको हर वर्ग कुंडली में बहुत कुछ मिल जाएगा। अब क्योंकि चतुर्थांश पे अगर बात करने लगे तो इसमें भी एक क्योंकि हम लोग हर डिविजनल चार्ट को एक एक वीडियो में लेकर के चलेंगे, और आज आपको षोडश वर्ग बता देते हैं और इनके उपयोग क्या होते हैं। तो अभी जैसे हमने चतुर्थांश के ऊपर थोड़ा सा किया, अब आ जाते हैं इसी स्कीम में दूसरा जो इसके बाद जो आता है, दैट इज D7 सप्तांश। अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी यहाँ से कॉम्प्लेक्स होता चला जाएंगे चीजें, तो 4 डिग्री 17 मिनट 8.57 सेकेंड्स का एक सप्ताह। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा लोगों के लिए, पर यहाँ पर पहला सप्ताह जो होता है वो इतना इसमें बनेगा। और फिर उसी के साथ साथ आप किस लिए देखा जाता है, अभी हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, पर इसको बता दें। सॉरी, थोड़ा सा टोक रहा हूँ। ये पहला वर्ग कुंडली है जो रेगुलर ऑर्डर में चलता है, ये जानना आवश्यक है। सप्तांश पहला वर्ग कुंडली है जो रेगुलर ऑर्डर में चलता है, यानी कि आपके मेष के प्रथम 7 सप्तांश मेष से शुरू होकर तुला तक जाएंगे, 1 नंबर से 7 नंबर। फिर जैसे आप टॉरस में आएंगे, जहां छोड़ा था आपने उसके बाद पकड़ेंगे, वृश्चिक से पकड़ेंगे और फिर से जाएंगे वृषभ तक।
उसके बाद जब मिथुन में आएंगे तो फिर आप मिथुन से पकड़ेंगे और जाएंगे सजिटेरियस तक। ये जो क्रम है, ये पहला वर्ग आया आपको अभी, जो कि यहाँ पे रेगुलर क्रम में चल रहा है। अब तक इसके हम आगे लोग वाला भी, इसके आगे वाला भी पूर्ण है, इसके आगे हाँ, वाला भी पूर्ण है। आगे वाला आता जाएगा, अभी D9 में आएगा, D12 में आएगा, वो सब आएगा, लेकिन दिस इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, हाँ। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसको बनाना, क्योंकि 4 डिग्री 17 मिनट 8.5 क्योंकि सेकंड। आप इरेगुलर डिवाइड कर रहे हैं, राइट? अब तक हमने जितना देखा था, दे वर ऑल डिविजर्स ऑफ, वो उनसे अगर आप डिवाइड करते हैं 60 को तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आप 7 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ 56 है, एक तरफ 63 है, ये बीच में लटक गया है। इसीलिए यहाँ पे ये साइन का कंफर्मेशन थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसको हम, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों को चाहिए हो, क्योंकि डिविजनल चार्ट के तो अभी हम षोडश वर्ग ही बता रहे हैं, तो उसका उपयोग क्या? तो इसका उपयोग सबसे पहले तो संतान का प्रोसेस है या नहीं। इसमें दूसरी चीज जो यूज होती है, बहुत अच्छी यूज करना, राव साहब ने यूज किया था, उससे पहले शायद ये विलुप्त सी हो गई थी, दैट इज बीज एंड क्षेत्र। बीज सपूत, क्षेत्र सपूत। यदि वह आपके सप्तांश के अच्छे भावों में बैठे, आप इतना मान करके चलिए कि आपकी प्रोजनी लगभग कंफर्म है, until unless कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ना। अच्छा, बीज सपूत जो होता है वो आप मेल्स के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर बीज की कैलकुलेशन है, पंडित जी बता दें, क्योंकि मैं अभी प्लैनेट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि सूर्य गुरु मुझे याद है, दूसरा प्लैनेट में कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं बता देता हूँ उसको बीज सपूत जो है, हाँ जी पंडित जी, पहले बीज बता दीजिए और क्षेत्र बता दीजिए, उसके बाद में इसका यूज कैसे करना है। स्फुट क्या होता है? स्फुट बेसिकली डिग्रीज को कहते हैं, किसी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको डिग्रीज कहते हैं, ठीक है। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हम कुछ डिग्रीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। किन डिग्रीज को ऐड कर रहे हैं? बीज स्फुट के लिए आप जुपिटर, वीनस और सन, गुरु, शुक्र और सूर्य, इन तीनों के जो आपके वो लॉन्गिट्यूड्स है, प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड्स, जो कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, मैं एक बार जरा जगन्नाथ होरा में ये दिखा देता हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जगन्नाथ हो रहा है। यहाँ पे ये सारे आपके आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड्स लिखे हुए हैं, दीज आर द एक्चुअली प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। जब हमने इन तीन को ऐड कर दिया तब जो मिला उसको हम कहते हैं बीज फुट, और यहाँ जगन्नाथ हो रहा आपको दे भी देता है, यहाँ पे बीज तीन लॉन्गिट्यूड ऐड किए तो बीज फुट क्या हो गया आपका? मेष में 9 डिग्री 6 मिनट 54.89 सेकेंड, ये बीज फुट हो गया, ठीक है। तो ये पहला हमारा होता है बीज फुट, जिसमें कि हमने तीनों को जोड़ा। अब जोड़ने का भी तरीका होता है, अब ये पेपर पेन पे करेंगे तो अच्छे से होगा। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, पहले साइन के लिए मान लीजिए कि स्कॉर्पियो है, 8 नंबर है, तो आप उसको लिखते हैं 7 साइन पास, या तो 7S लिखेंगे, 7 शिफ्ट, या 7 बीच में एक डंडा मार दे। फिर आप उसके बाद जो आपका डिग्री है वो लिख के एक डंडा मार दे, मिनट, सेकंड। यहाँ याद रखना है कि ये 60 का हिसाब है। तो अगर आपने 40 और 55 डिग्री ऐड किया तो 95 हुआ। तो 95 नहीं लिखना है आपको, 60 से पहले माइनस कीजिए, 35 बचा, वो 60 सेकेंड्स आपने उठाया, यानी 1 मिनट यहाँ ऊपर बढ़ा दीजिए तो साइन में चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जो होता है वो प्रैक्टिस से आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं ये चॉक एंड टॉक पे क्लियर हो जाता है कि वो कैलकुलेशन कैसा होता है। कभी चॉक एंड टॉक भी हो जाएगा, तो जब होगा तो हाथ से करके आपको दिखा देंगे कि ये कैसे बन जाता है। उसी तरह से जो क्षेत्र स्फुट होता है आपके साथ, आप बोलते हो, मुझे भी सपूत अब बोलने लग गया हूँ। क्षेत्र स्फुट तो है ना, पानी निकलता हूँ वेस्ट टीवी वालों का। हाँ, ये जो क्षेत्र स्फुट होता है ये आप लॉन्गिट्यूड जुपिटर, मार्स और मून का ऐड करते हैं। जुपिटर, मार्स और मून का जो लॉन्गिट्यूड ऐड करते हैं उससे आपको क्षेत्र स्फुट मिल जाता है। तो ये कैलकुलेशन है, इसकी व्याख्या आप कर दीजिए। हाँ, तो ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब ये जो भी लॉन्गिट्यूड आया वो आपने पहले तो देखना है वो किस डिग्री में पड़ा, ठीक है। वो डिग्री आपके समझ आ गया, साइन आपके समझ, फिर वो डिग्री और साइन आपको जगन्नाथ होरा में वैसे मिल जाता है। पर जब मैं इसको प्रॉपर एक स्लाइड शो पे आपको मैं दिखा भी दूंगा, कभी काम शो बात करें कभी क्या हम लोग आने वाले बात ही करें। तो जो मेन इसका ये रहता है कि D7 के वो छाड़ बना,
यानी सप्तांश के 6, 8, 12 में नाम। दूसरा एक और इसका यूज होता है, वो D9 से भी होता है। जब मैं D9 पे आऊंगा तो मैं वहां भी यूज करूंगा बीच और क्षेत्र, क्योंकि वहां पर भी इसका यूज है। वो ऑड इवन का वहां पर आता है, उसका हम बाद में करेंगे, पर यहाँ पर जो मैं अभी बता दूं, तो यहाँ पर वो अच्छी जगह पे होता है। अगर वो अच्छी जगह पे बैठा है, केंद्र त्रिकोण में है, मोस्ट लाइकली आपका प्रोजेनी कंफर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द D7। और फिर इसमें 4 इसमें भी वो होते हैं, उनका मैं नाम ले देता हूँ। तो यहाँ पर जो 4 वो चीजें आती हैं, वो आता है शर, इट इज सॉल्ट, क्षीर, ये होता है आपका मिल्क, दधी है आपका, फिर आपका अजयम है, फिर इक्षु है, मध्य है, शुद्ध जल। ये सारे आपके इसके यूजेस है। इन सारों का अपना अपना काम है, किस प्रकार से काम करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट है। बट बेसिकली एक और चीज के लिए D7 जो हम लोग, क्योंकि इसको लिमिट कर देते हैं, बहुत खराब चीज जो इसके साथ, इस हॉरोस्कोप के साथ, स्वर कुंडली के साथ हुई है, वो इसका लिमिटेशन टू ओनली प्रोजेनी। इसकी व्याख्या करते हुए किसी एक ग्रंथ में, क्योंकि क्लासिक्स कई सारे हैं और उसमें कई जगहों पे D7 की बात आती है, तो ये भी आपका पूर्व पुण्य बताता है। अब पूर्व पुण्य किस प्रकार से बताते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव का विस्तार आपकी प्रोजेनी दिखा, ठीक है, दिस इज योर प्रोजेनी। और प्रोजेनी क्या है आपका, वो भी आपका पूर्व पुण्य तभी आपको मिल रही है। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पूर्व पुण्य से आपको क्या मिला, आपको संतान। सबसे प्रथम तो यह है, उनसे आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता आपके एज के बाद या फिर एक समय के बाद, उससे बड़ा आपके लिए कुछ उठता है। तो वो जो सुख है, कंप्लीशन देखिए आप किस प्रकार से। D3 आपकी यंगर एज में आपने क्या करा, D4 आपने क्या, आपके पास सुख कितना रहा, कितना आपने बनाया, और फिर आप गया D7। जब आप लास्ट में जा रहे हैं, तो वो सुख आपने कैसे, आपको मिलेगा रिटर्न या नहीं मिलेगा। तो आपके पूर्व पुण्यों की विवेचना D7, इसको इस प्रकार से भी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये D7 का एक विस्तार। जी पंडित। पूर्व पुण्य का असल विवेचन यही है। पूर्व पुण्य का अर्थ ही आपके संतान होते हैं। बहुत लोग जो पास्ट प्रेजेंट में गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य पुण्य को गलत समझते हैं। ये मैंने एक व्याख्या इसके कभी की थी। रामचरितमानस में जब श्री राम जानकी का विवाह हो रहा होता है, तो गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृति राम तनु लेही। सुकृति पूर्व पुण्य, ठीक है, अच्छे पूर्व पुण्य। भारतीय वाङ्मय में, भारतीय दर्शन में जो पुरुषार्थ बताया गया गृहस्थों में, उसमें संतति पैदा करना आपका सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है, ठीक है। तो पूर्व पुण्य जो हम पढ़ते हैं, और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट मेरिट का हाउस है ये मेरा प्रारब्ध है। अरे नहीं भाई, पूरी कुंडली तुम्हारी प्रारब्ध, पहले भाव से लेके 12वां भाव तक पूरा प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध जो इस या D2 से लेकर के 16 तक सब आपका प्रारब्ध है। शरीर मिले, जो लोग मिलेंगे, जो सिचुएशन मिलेगी, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इसमें सब आ जाता है। विधि हाथ, विधि ब्रह्मा ने क्या लिखा, ललाट पे प्रारब्ध लिख दिया, वो क्या है, कुंडली है। तो कोई पूर्व पुण्य, पश्चिम पुण्य, उत्तर पुण्य, दक्षिण पुण्य पे मत जाइए। पूर्व पुण्य का अर्थ होता है संतान, इसीलिए पंचम भाव को पूर्व पुण्य स्थान कहते हैं। जी। और इसी से कि आपको सुख मिलेगा या नहीं, वो एक आपका सबसे इटर्नल सुख हो जाता है। वो आपके बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपका सबसे बड़ा सुख। अगर आपके विषम भाव है, तो पंचम हो गया संतान, पहले संतान का भाव, विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, ठीक है। तो पंचम हो गया प्रथम संतान, सप्तम हो गया द्वितीय संतान, नवम हो गया तृतीय संतान, एकादश हो गए चतुर्थ, इस तरह से गिनती होती है। अगर विषम है लग्न सप्तांश का, ठीक है, पहला ये हुआ। यदि शम लग्न है, तो 9वें भाव से गिनती शुरू होगी। 9वां होगा, 7वां होगा, 5वां होगा, तृतीय होगा, लग्न होगा, इस तरह से चलेगा। किस संतति की क्या स्थिति होगी, वो संतति जिएगा, कितना जिएगा, कैसा जिएगा, उससे आपको सुख कैसा है, उस भाव को आप लग्न बनाइए। जैमा वो चिल्ड्रन है, उसको लग्न बनाइए और उसको एनालाइज कर दीजिए, उससे उसका जीवन कैसा रहेगा, उससे आपको सुख कैसा रहेगा, फिर उससे आपको सुख कैसा रहेगा। आप यदि बाप है, तो पहले पंचम, पहला बच्चा है मान लीजिए विषम के लिए, पंचम को लग्न बनाइए, फिर जो लग्न बना उससे 9वें को देखिए,
उसको लग्न बनाइए, तो उससे आपको सुख कैसा है वो उससे पता चल जाएगा। आप माता है तो पहले पंचम को लग्न बनाइए, फिर उससे जो चतुर्थ है उसको लग्न बना लीजिए, तो आपको कैसा सुख है वो पता चल जाएगा। ये बड़ा अच्छा आपने एक क्योंकि इंटर कनेक्टेड डेस्टिनी जिस पर राव सर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, तो वो कई बार व्यक्ति विशेषकर किसी एक की कुंडली लेते थे घर में और वो पढ़ रहे थे, तो उससे ही वो उसके जो संतान है उनका भी वो पलकथन कर दिया करते। तो वो जीवन भी आप क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है, आप हैं, आपकी आपसे ही आपकी संतान है, तो आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच विजिबल, तो वो अब भी आप अपने पोतों के बारे में, पोतियों के बारे में कैसे पता करेंगे, नाती नतनी के बारे में कैसे पता करेंगे? पंचम भाव आपके संतान का हुआ, ठीक है। अगर वो विषम राशि है तो पंचम से पंचम उसकी पहली संतान। अगर आपका दूसरे संतान है और विषम राशि है तो सप्तम से पंचम उसकी पहली संतान, और इस तरह से 3-3 भाव आगे, ठीक है। अब आगे और देखिए, और भी कहानी में ट्विस्ट है। अगर वो सम हो गया तो बस 9वें से ऐसा करेंगे, नाती नतनी पोते पोती। अगले लेवल पे जाना है, अगले लेवल पे चले जाइए, पंचम से पंचम उसका पंचम, तो आपके पोते का पहला बेटा परपोता, ठीक है। अब वो कब आएगा? आप 120 साल को उठा के बढ़ा दीजिए अपनी विंशोत्तरी दशा को, कैलकुलेट कीजिए उसके बाद की दशा है, और D7 के लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से देख लीजिए, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका परपोता आपके मरने के कितने साल बाद आएगा, अगर आपके लाइफ में। आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक एक्सटेंशन हो जाता है कि एक डिविजनल चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ग कुंडलियां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो जैसे पंडित जी ने बोला कि एक श्राप है हम लोगों को, वैसे ही माँ पार्वती का, हम लोग सब कुछ नहीं जान पाएंगे, पर फिर भी उन्होंने काफी कुछ छोड़ दिया हमारे लिए कि हम क्या क्या जान सकते हैं। कि ज्योतिष के अनुरूप में आप या ज्योतिष जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और अगर आप मैथमेटिकली हर अप्रोच रहे, क्योंकि डिविजनल चार्ट्स आर प्रॉपर है। चलिए आप, मैं कहता हूँ लग्न कुंडली में आपका मन करता है, आप इंट्यूशन का ट्यूशन लेकर आए हुए आप लगा सकते हैं वहां पर कुछ चीजें, चलिए कई बातें हो सकती हैं, परंतु यहाँ तो नहीं चलेगा। यहाँ तो प्रॉपर आपके जो दिए हुए हैं रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, उसी चीज में चलते। तो मैथमेटिक्स और इसको कास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मोस्ट पॉपुलर और उसको डिविजनल चार्ट D9, या जिसको हम एक और हरमांश भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो कहा जाता है। तो D9 आपकी शाश्वत, ये सेकंड कार्तिकेय मोस्ट जी आप इम्पोर्टेंट। कंटिन्यू कीजिए, मैं 1 मिनट चार्जर लेके आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। तो जी ये आपका D9 जो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप किस प्रकार से, वो इस प्रकार से है कि ये आपका धर्म, जीवन की हर गति विगति, अच्छा बुरा आपको इससे देखने को मिले, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी जाती है हमारे ग्रंथों में। D9 को, या फिर कोई भी अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो एटलीस्ट आपका D9 को देख रहा है, क्योंकि इसका ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप है आपके। अगर मैं दूसरी काउंटिंग लूं तो D60 सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर D1 है, फिर D9 है, फिर ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप हो जाता है। परंतु अगर आप नेचुरली देखते हैं तो सेकंड मोस्ट आपके बर्थ के बाद ही आ जाता है। अगर D60 तक आप नहीं जा रहे हैं तो फिर वो ऑर्डर नेचुरली फॉलो। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब आप D9 में देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बात कही थी, नीच। कोई भी ग्रह यदि आपके लग्न कुंडली में नीच का, और वो अच्छा है, पहले तो ये चीज अच्छी हो कि वो अच्छा हो। अगर खराब ग्रह नीच का हो रहा तो उससे ज्यादा बेहतर है, उससे कोई अच्छी सिचुएशन आपके लिए हो नहीं पाएगी। परंतु मान लीजिए आपका कोई अच्छा ग्रह नीच का बैठा हो, मान लेते हैं कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल लग्न में नीच का बैठा हुआ, मंगल योग कारक है, परंतु नीचस्थ बैठा हुआ। अब वह जाकर के यदि आपके D9 के अंदर उच्च का बैठा हुआ है, तो वो उच्च रूपी फल देने की क्षमता रखता है बाद में। उच्च रूपी तो नहीं देगा, क्योंकि नीच भंग का पूर्ण अर्थ उच्च रूपी फल नहीं होता, परंतु वो कहीं ना कहीं उसकी भंगता कर देता है, और आप फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू। अब D9 मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि D9 है, ये 9th हाउस का विस्तार है, भाई सबसे बड़ा भाग्य होता है आपकी शादी। हमारे लिए सबसे पहले वही माना जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो आपकी मैरिज के लिए होता है। यहाँ पे कार्य और कार्येश कौन कौन से, तो फर्स्ट और सेवंथ दोनों में। सबसे पहला तो फर्स्ट और सेवंथ, वैसे तो सेवंथ को ही लेते हैं आप मैरिज के लिए, पर यहाँ पर लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहला भाव और सेवंथ हाउस, और उन दोनों के नाम। अब देखिए जो मैरिज प्रेडिक्शन होती है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है, तो अधिकांश लोग मैरिज मैरिज बहुत ज्यादा पूछ रहे होते हैं कि मैरिज कब होगी, तो कितनी इजी तरीके से आप देख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजिट की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत इजी तरीके से आप देख।
पहले तो आपने लग्न कुंडली देखी, वहां पर आप नोट कर लीजिए जो आपका सप्तम और सप्तमेश उसको आपने देख लिया, ठीक है। अगर वो किन किन ग्रहों के साथ संबंध बना वो देख लिया आपने, और किन भावों के साथ मतलब किन ग्रहों के साथ बना रहा है उसको आपने देख लिया, फिर आप D7 में आ गए, और D7 में फर्स्ट और सेवंथ हाउस, क्या वो D7 का फर्स्ट हाउस और या फिर लॉर्ड किसी प्रकार से उन्हीं ग्रहों के साथ यहाँ भी संपर्क बना रहा है फर्स्ट और सेवंथ हाउस के एक्सेस में, या फिर फर्स्ट और सेवंथ लॉर्ड के साथ वो संपर्क, तो वो दशा अंतर दशा में आप मैरिज देखें। अब यहाँ पर मैरिज का डिनायल या फिर फुलफिलमेंट भी देखा जा सकता है, क्योंकि मैरिज का भी मैंने बताया कि धर्मांश है, यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म आपका मैरिज हो जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है, जिस प्रकार से अभी व्याख्या करी कि पंचम भाव को किस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा पूर्व है, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है, जब हम धर्म कर्म का मोक्ष की परिकल्पना करते हैं, धर्म क्या है, तो सबसे पहले हमारा विवाह होता है, तो हमारा परम धर्म जो हमें करना होता है, उसी में विवाह के लिए फर्स्ट और सेवंथ हाउस, वो दोनों ग्रह यानी वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड किसी न किसी प्रकार से दशा अंतर दशा में एक्टिवेटेड होने चाहिए, along with your if your seventh house or seventh lord is also। अब यहाँ थोड़ी और व्याख्या कर दूं, यदि ये पहला आपका मेजर रिलेशनशिप है, एस्ट्रोलॉजिकली प्रथम रिलेशनशिप और मैरिज जो मेजर इमोशनल रिलेशनशिप है, इवन विदाउट अ फिजिकल बॉन्ड, इज इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ मैरिज। यस, पहला विवाह सप्तम भाव, दूसरा विवाह पहले विवाह की मृत्यु सप्तम से अष्टम यानी कि द्वादश भाव, तृतीय विवाह तीसरे विवाह की मृत्यु द्वादश से अष्टम यानी नवम भाव, चतुर्थ विवाह नवे भाव की मृत्यु, सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं 9 + 8 = 17 - 1 16 16 - 12 4th हाउस, ठीक है। ऐसे करके आप गिनते जाइए, आपने अगर 25 विवाह किए हैं तो आप 25 से पहुंच सकते हैं। मत कीजिएगा क्योंकि फिर आप घूमते रह जाएंगे, फिर आप कुंडली दिखाने का हाथ भी नहीं रहेंगे। अब समस्या ये है कि आजकल जो स्पेशली जो कि 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जिनके लिए कार्तिकेय जी उस जनरेशन के लिए बड़े कलरफुल वर्ड्स यूज करते हैं, यहाँ जो है ये सीरियल रिलेशनशिप में जाने की जो टेंडेंसी हो गई है, आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका कौन सा रिलेशन हो रहा है। कई बार दशाओं में जब वो आ जाता है तो कई बार तो मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा ये 5वां रिलेशनशिप है तुम्हारा जो अभी चल रहा है, एंड ऑफन इट प्रूव्स ट्रू। यस, नवांश और भाव चक्र दोनों में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। दूसरा, रोमांस जो होता है वो पंचम से देखते हैं। लव मैरिज जो होता है उसके लिए अक्सर पंचम सप्तम या पंचम द्वितीय या पंचम नवम, जिसका कि आपका जैमा आपका रिलेशनशिप हो रहा है, उसके लिए वहां पे आपको पंचम के साथ संबंध देखना होगा। दूसरा, आपके जीवन में खास तौर से कुछ किस्म की स्त्रियों से या पुरुषों से संबंध होते हैं जिनको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो भी आप पंचम से देखते हैं। कैंसल हो जाएंगे। हाँ जी, कैंसल हो जाएंगे उसी जनरेशन के बाद। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपको ध्यान रखनी होती है। ये आगे का कैलकुलेशन नहीं बढ़ा के अगर सप्तम पे अटकेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। दूसरा, क्यों लहरी अयनांश ही सही है? अगर आप दूसरा अयनांश लगाएंगे, रमन अयनांश या फिर ये पुष्य पक्ष जो नया अयनांश आया है वो लगाएंगे, या कोई भी ऐसा नया नाम जो 23 डिग्री से नीचे है ना, तो अक्सर वो जो सप्तम भाव हो रहा है ना, आप रूल ये लिखेंगे कि पहले और छठे के नियम से विवाह हो रहा है, वही आपको बता देगा, जो कि इलॉजिकल है, नहीं होना चाहिए ना। छठा भाव विवाह क्यों देगा आपको? लेकिन जो भी स्कॉलर वो यूज करते हैं ना, कुछ दिन बाद जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जोड़िए गलत है तो बोल देते हैं कि लियो इज द मोस्ट इमोशनल साइन। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक ड्रामेबाज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ने लिखा था, यू ऑल विल नॉट बिलीव मी बट लियो इज द मोस्ट इमोशनल साइन। अरे भैया साइडेरियल में आ जाओ, समझ में आ जाएगा। तुम जिसको लियो बोल रही हो वो एक्चुअली कैंसर है, वो इसीलिए इमोशनल है बेचारा। उसी तरह से ये जो अयनांश का की गलती होगी ना, उसके बाद आप फिर देखने लगेंगे विवाह तो तब दिख रहा है जब षष्ठे भाव का आ रहा है या लग्न का आ रहा है या अष्टम का आ रहा है, जबकि आना चाहिए सातवां, दूसरा, नवा। और वो ये होता है आपका, दिस इज द फर्स्ट लेवल एट विच यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट ये अयनांश कितना सही है। हाँ, इसलिए लहरी अयनांश तो देखिए, जितने भी डिविजनल हॉरोस्कोप आपको बताया जा रहा है, जितने डिविजनल चार्ट आपको बताया जा रहे हैं, लहरी अयनांश के अकॉर्डिंगली, वरना बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। उसी प्रकार से D3 में भी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। भाई बहन कोई और ही हाउस देने लगते हैं, कई बार सेकंड देता है, कई बार फोर्थ देता है।
डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज। तो दैट इज अ वेरी खास करके वो जो एक पुष्य पक्ष वाला है, मेरे ख्याल से वो सेकंड और फोर्थ में दे देता है छोटा भाई बहन, जो कि इलॉजिकल है, जो कि नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एक चीज आप मान करके चले, भैया डेफिनेशंस नहीं बदलनी है, आप ऋषि नहीं, डेफिनेशन बदलकर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे जो आपको डिक्टम दिया हुआ है, उसकी व्याख्या आप अपने तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मैंने एक अप्रोच भी बताई थी आपको, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस और काइंड ऑफ थीसिस जो आपकी निकल कर आती है, पर उसमें आपको थीसिस नहीं बोलनी, जो दी हुई है। एक चीज ध्यान रखिए। अब दूसरी बात आ जाती है, D9 बनता कैसे? 3 डिग्री 20 मिनट का एक डिग्री बनता, यानी एक साइन को आपने 3 डिग्री, पंडित जी आपकी बात से लिखी। यहाँ पे आपको थोड़ा विस्तार दे देता हूँ, लोगों को थोड़ा सा डिटेलिंग समझ में आ जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं नवांश में नक्षत्र, नवांश का नक्षत्र, नवांश और नक्षत्र में कोई अलग नहीं है, पहला ये समझिए। 27 नक्षत्र, 4 पद हर नक्षत्र के, पद मतलब गोर पैर, ठीक है, तो पद से आप कुछ और मत समझे। 27 पैर, जैसे कि धर्म के 4 पैर होते हैं धर्म रूपी गाय के, वैसे ही नक्षत्र के 4 पद होते हैं। इसको धर्म के 4 पद, पुरुषार्थ के 4 पद हर नक्षत्र के हिसाब से समझे। 27 चौका 108। नवांश कितने? हर 30 डिग्री का 9 नवांश, 360 डिग्री का 108 नवांश, डायरेक्ट मैचिंग। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मैचिंग आपको समझाऊं मैं। पहला ये देखिए 3 डिग्री 20 मिनट, सीधी बात है। 3 × 9 27, 20 डिग्री × 9 360, डिवाइड बाई 60 6, 24 + 6 आपका होगा, सॉरी 3 थोड़ा गड़बड़ के, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका नवांश। अब इसी को आप नक्षत्र पदों के साथ ऐड करते हैं। वो मैंने एक शीट बनाई है आज लोगों को दिखाने के लिए, वो मैं दिखा देता हूँ। दिखा कार्तिकेय जी, दिखा दीजिए, शीट दिखा दीजिए ताकि नवांश बनाना इजी हो। ये देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा शीट आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया। बट क्या क्या शीट है ये, ठीक है, एक सेकंड रुके। देखिए क्या हो रही है कहानी। एरीज जो है ये रेगुलर ऑर्डर में पहले तो होता है, सिर्फ पहले आप इस कॉलम को देखेंगे 18 नंबर को, ठीक है। एरीज के अंदर पहला नवांश एरीज, दूसरा नवांश टॉरस, तीसरा जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस। उसके बाद सीधा जो स्टार्ट हुआ सजिटेरियस के बाद वो कैप्रिकॉर्न स्टार्ट हो गया टॉरस के लिए, नवांश हो गया। नवांश होगा तो नवांश का एक स्वामी होगा, ये नवांश लॉर्ड हो गया, ठीक है। एरीज के मार्स, वीनस, वो मैंने लिख दिया, ऐसे ही आप लिख दीजिए। डिग्रीज देख लीजिए, 0 डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40, 6 डिग्री 40 से 10, ऐसे करके पूरा हम लोग लास्ट तक जा रहे हैं। अब इसके नवांश लॉर्ड, अब देखिए नक्षत्र, मेष में अश्विनी के 4 पद, भरणी के 4 पद और कृतिका का 1 पद आता है। तो मेष में पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ नवांश ये हो गए। यानी कि आपको अगर डिग्री पता है कि एरीज में कोई प्लैनेट 3 डिग्री 20 मिनट से 640 तक है, अश्विनी पद 2 में है, और उसकी ओनरशिप अब सिर्फ वीनस के पास नहीं रही। मार्स की ओनरशिप तो ओरिजिनली राशि ओनरशिप है, नवांश की ओनरशिप शुक्र है, नक्षत्र ओनरशिप केतु है। तो वो प्लैनेट अब मार्स, वीनस और केतु तीनों के इन्फ्लुएंस में है। The first order dispositor is Mars, second order dispositor is Venus, third order dispositor is Ketu। और ये एनालिसिस आपको तगड़ा रिजल्ट देता है। ये मैंने यहाँ पे सारे 108 नवांश के लिए बना रखे हैं। यहाँ आप देखेंगे पाइसिस के लिए अगर देखिए तो कैंसर से शुरू होता है, चंद्र इसका लॉर्ड है, पाइसिस का लॉर्ड वैसे ही आपका जुपिटर है, पूर्व भाद्रपद चतुर्थ पद गुरु। तो किसके अंदर आया? गुरु, चंद्र, गुरु। यहाँ पे गुरु, चंद्र, गुरु, सूर्य, शनि, यहाँ पे गुरु, बुध, शनि, यहाँ पे गुरु, शुक्र और शनि। अब इसमें एक लेयरिंग और करनी है आपने, जो मैंने यहाँ नहीं की है। वो लेयरिंग है कि वो नवांश देव है या मनुष्य है। जब आपने ये लेयरिंग कर ली तो सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से आप इस डेटा का यूज करके उस आदमी के बारे में इतना कुछ बता देंगे, उसका कौन सा ग्रह कैसा है, कि वो स्तब्ध हो जाएगा। और दूसरी चीज चाहे हम त्रिवेदी जी को छोड़ दें, आपको छोड़ दें, और जो हमारे
गोयल साहब या फिर राव साहब या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नवांश गलत देखते हैं, तरीके से नहीं देखते। जो मोस्ट मिस्टेक्स मैंने देखी हैं वो लोग नवांश देखने में, अभी आपने बताया 108 नवांश होते, अभी आपने बताया 108 नवांश होते, इसी में किस नवांश से वो कौन से नवांश में गया, क्योंकि एक राशि में 9 नवांश होते हैं। एक ध्यान रखिए भाग्य की बात, भाग्य, इसमें 9 नवांश। यदि, और यहाँ पर मैं एक आप बताइएगा उसको, क्योंकि अब मैं उसको मैंने ग्रेट एक्सेप्शन ऑफ गोयल सर कहता हूँ उसको, जो उन्होंने नीच के ग्रहों के लिए बताया है कि कौन सा ग्रह किस नवांश में फल दे सकता है अच्छा, और या कौन सा उच्च का ग्रह खराब फल दे सकता है किस नवांश। वो भी एक जो उनकी है, जो अगर वो 8th नवांश में है अपने से तो वो खराब रिजल्ट, यानी अभी हमने उन्होंने यहाँ पे भाव सूचक नवांश का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। जी, भाव सूचक नवांश चंद्र कल्याणी का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि सबसे पहले श्री CS पटेल ने एस्ट्रोलॉजी के जो जानने वाले हैं उनके लिए किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हर अच्छा एस्ट्रोलॉजर, हर पंडित पहले के जो थे वो भाव सूचक नवांश का पूरा इस्तेमाल करते थे। के.एन. राव की राइटिंग्स में भरा हुआ है, उन्होंने साफ से एक्सप्लेन नहीं किया है। बट भाव सूचक नवांश जो है वो आप सिर्फ शादी के लिए अब नहीं देख रहे, पहले ये समझना है। भाव सूचक नवांश आप सिर्फ शादी के लिए नहीं देख रहे, पहले बनाते कैसे वो बता दे, वो बता दे, लगा देते हैं, अभी बता देते हैं। अच्छा, दूसरा इसको लोग जिस दूसरे नाम से जानते हैं राशि तुल्य। मैं फिर से जगन्नाथ होरा का उपयोग करूंगा और ये दिखाऊंगा कि ये कुंडली, सॉरी, ये अभी की कुंडली हुई, ठीक है, इस समय की कुंडली। क्या देख रहा हूं मैं कि यहाँ पे मीन लग्न है, धनु नवांश है। अब मैं क्या करूंगा, नवांश को भी मैं सो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, इसका लग्न बदल के मीन कर दिया मैंने। अच्छा, ये मत करने लगना कि वहां जाकर टाइम बदलने लगो मीन लाना, ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं करना है वहां पे। जैसे मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ मैं चतुर्थ भाव में गया 12वें में, सिर्फ ये किया शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस। मतलब क्या, एसेंडेंट यही रखा, राशियों में ग्रह वैसे रख दिए जैसे कि ये नवांश कुंडली में था। ये हो गया आपका भाव सूचक नवांश। इसकी विस्तारित व्याख्या, बहुत विस्तार से व्याख्या, अब इस पे ही 2-3 वीडियो बन जाएंगे। इस पे बहुत विस्तार से व्याख्या हम लोगों ने 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें लेक्चर में की हुई है लघु महाराष्ट्र सीरीज में। मैंने और हमको ये लाना पड़ गया था, इसमें भी हमको ये लाना पड़ा। ये आपको सब कुछ बता देता है कि वो प्लेनेट एक्चुअली कैसा है। क्योंकि अभी जो मैंने अभी एक चीज कहा, मैंने नवांश को शाश्वत कुंडली, तो वो शाश्वत कुंडली राशि तुल्य ना, ठीक है। ये एक चीज आप यहाँ पर इसको आपको मान करके चलना पड़ेगा कि ये जो शाश्वत कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ कि इवेंट, हर इवेंट, एवरी सिंगल इवेंट ऑफ योर लाइफ will be visible from this house. Very simple. Also, what planet is good for you? What planet is not able to give you results? What planet is really capable to give you results, not good or bad sometimes, can be seen from this house. राशि तुल्य नवांश से ही आप देख सकते। अब एक बात और बता दूं कि श्री अय्यर साहब ने एक मैथमेटिकल नवांश की भी परिकल्पना की है, और मैंने कुछ दिन एक्सपेरिमेंट किया है। विवाह के लिए मैथमेटिकल नवांश देख के आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, उसका विस्तार कभी और। बट मैथमेटिकल नवांश अय्यर साहब का जो है, दैट इज आल्सो एन एक्सट्रीमली गुड चार्ट फॉर मैरिज। अब आ जाते हैं, तो हम इसके मैरिज का तो हमने बता दिया, यहाँ पे कैसे देखते हैं फर्स्ट और 7th हाउस। मैरिज की क्वालिटी कहाँ से देखते, कहाँ से देखोगे? सुखा फ्रॉम द मैरिज इज फ्रॉम द 4th हाउस। So 4th house becomes very important. Either you will enjoy this marriage or this marriage will enjoy you. You can see it from the 4th. A very important concept, बहुत एक जरूरी होता है। इसके आपको विवाह से क्या क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें दिख जाती है, एंड यू कैन यूज फॉर एवरी ईच एंड एवरीथिंग। आपकी जो लग्न कुंडली बताती है उसी प्रकार से ये भी हर चीज बताती है, राशि तुल्य, तो वो सारी चीजें आप याद रखते। तो इस प्रकार से आप नवांश का प्रयोग करते। इसमें एक कंसेप्ट और आता है पंडित जी, और मैं उसका आपकी व्याख्या चाहूंगा, 64वां नवांश, या हम 64th नवांश की जो बात करते हैं। खैर ज्यादातर वो ट्रांजिट के लिए यूज होता है, बट आई हैव सीन इन सर्टेन, इफ इट इज इन दी लॉर्ड
is in the bad situation, in the 6 and 12 in the Navamsha, specifically in the Navamsha, then I have seen that Dasha is very problem. 64वें नवांश। पहला काम तो ये करना होता है कि चंद्र किस नवांश में है वो पकड़िए और उसको पहला नवांश मान लीजिए, ठीक है। बाकी ग्रहों को उनके निश्चित नवांश में देखिए और काउंट करके देखिए कि 64वां नवांश जो है वो क्या है। हमेशा इसको चंद्र से देखना है, पहला नियम ये है। अब ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि ये एग्जैक्ट 8th हाउस डिग्री फ्रॉम द मून दे देता है। एग्जैक्ट 8th हाउस डिग्री फ्रॉम द मून, एग्जैक्ट डिग्री मतलब मून का एग्जैक्ट डिग्री पकड़ रहा हूं मैं असेंडेंट के हिसाब से नहीं पकड़ रहा हूं। मून के एग्जैक्ट डिग्री से जो आपका अष्टम भाव है उसका एग्जैक्ट डिग्री दे देता है। तो जब वहां पे ट्रांजिट्स होते हैं या वहां पे कुछ खास ग्रह बैठे होते हैं वो अक्सर डिफिकल्ट पॉइंट इन लाइफ ऑफ पर्सन बताते हैं। सो ये मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, बट मैंने कई बार ये देखा है कि इसका एक एक्सेप्शन ये लग जाता है जब वो ग्रह किसी प्रकार से 6, 8, 12 में लग्न लग्नेश से जुड़ा होता है नवांश। 64वां मजा तब आ जाता है जब वो जो ग्रह है वो 22वें दृष्टान का भी स्वामी हो जाए और गुलिक के साथ बैठ जाए, तब वो ज्यादा परेशान, तब वो बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। तो ये हो जाता है आपका 64वां दृष्टान। अभी जिनको 22वां दृष्टान नहीं पता चले उनको जो बता दो भाई, खरेज जो पहले बताया था उसी को 22वां दृष्टान याद रखिएगा। करेक्ट। अब देखिए एक और चीज होती है, होता है 100वां नवांश, 100th नवांश। वो भी जो है वो आप चंद्र से देखते हैं तो वो क्या हो जाता है कि ये पंचम भाव से 8वां भाव, 12वां भाव वो दिखा देता है उसका एग्जैक्ट डिग्री। तो वो आपके बच्चों के लिए खराब होता है। खैर ये ट्रांजिट्स के लिए है, परंतु आपको ट्रांजिट की जरूरत ना पड़े, मैं तो यही कहूँ कि आप लोग दशा से ही सब चीजें निकाल लें। मोस्ट प्रोमिनेंट ये रहना चाहिए, इसलिए डिविजनल चार्ट्स के ऊपर हम ये सीरीज लेकर के आए हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना। अच्छा D9 की बात हो गई, अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इसके बाद, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर व्याख्या करने लगा, छोटी छोटी व्याख्या कर देता हूँ, कैलकुलेट कैसे होते हैं वो हम बाद में बताते हैं। तो इसके बाद होता है आपका पहला इररेगुलर हॉरोस्कोप आता है, क्योंकि इसकी काउंटिंग इररेगुलर है और कुंडलियों से भी थोड़ी ज्यादा इररेगुलर है। कारण किसी को पता नहीं है कि क्यों, कारण किसी को नहीं पता है, हमें लोगों ने माथा फोड़ा है बहुत, हम फोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ऋषि ने बोल दिया इसलिए ये हमने मान लिया। तो भाई दशांश होता है, किस लिए देखा जाता है? देखा जाता है आपके कर्म, कैसा कर्म करोगे, अच्छा बुरा, इसका फल कैसा होगा D3 देख लेना। यहाँ पर मेजर जो आपका बन जाता है, मैं कुछ हाउसेस बता देता हूँ ताकि वो जल्दी में आप लोगों को एक चीज आ जाए। तो फर्स्ट हाउस और 10th हाउस आर द मेन हाउसेस ऑफ दिस हॉरोस्कोप, along with 3rd हाउस एंड the 8th हाउस। 3rd हाउस और 8th हाउस आपकी जॉब छूटने को बता सकते हैं। ये इतना ध्यान रख करके चलिए कि अगर 3rd हाउस और 8th हाउस की दशा है वो आपके कहीं ना कहीं उसको बता देती है कि आप किस प्रकार से वो करेंगे, या फिर आप कहीं उस परेशानी में तो नहीं पड़ोगे जॉब छोड़ने की, जॉब। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर आ जाते हैं हमारा दूसरा हॉरोस्कोप जो आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पंडित जी की महारत भी हासिल है। तो वो आता है द्वादश। इट इज ट्रेडिशनली सीन फॉर योर पेरेंट्स, but a lot can be seen from this horoscope about your parents, even their profession, even their life, even your grandparents. What has preceded you can be seen from this. इस खास एक द्वादशांश की बात जो आती है, आपके साथ कैसा, आपकी जो पिछली जनरेशन थी वो कैसे, और उनके साथ या आपके माता पिता के साथ आपका पिछला जनरेशन कैसा था, आपका बचपन कैसा। अच्छा, द्वितीय भाव या द्वादशांश को देखो। जी। इसके दो कारक मेन होते हैं, सूर्य और चंद्र। अब पंडित जी आपको है प्रथम भाव से ये दिख जाएगा कि आपके रिलेशनशिप कैसे आपके पेरेंट्स। द्वितीय भाव से ये दिख जाएगा कि उन्होंने आपका भरण पोषण कैसा किया। तीसरे से ये दिख जाएगा कि आपके भाई बहनों का भरण पोषण कैसा हुआ है, कोई ज्यादती तो नहीं हुआ है कि आपको बड़ा प्रेम मिला है, आपके छोटी बहन को बड़ी मार पड़ी है। चतुर्थ भाव से ये पता चल जाएगा कि माता के साथ संबंध कैसे है। पंचम भाव से ये पता चल जाएगा कि आपके पूर्वजों से आपको क्या फायदा हुआ है। पितृदोष देखने के लिए भी पंचम भाव द्वादशांश बहुत काम होता है। छठे भाव से ये पता चल जाएगा कि आपके पिता की नौकरी कैसी थी, उन्होंने कोई कर्जे वर्जे तो नहीं लिए थे आपके माता पिता ने। सप्तम भाव से ये पता चल जाएगा कि आपके संबंध आपके पेरेंट्स से कभी खत्म तो नहीं हो जाएंगे, कभी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, कोई विच्छेद तो नहीं हो जाएगा। वो 7th भाव से, वो जो मारक भाव आ जाता है उससे आ जाता है। अष्टम भाव से ये पता चल जाएगा
कि आपके पिता को जीवन में क्लेश क्या थे, उसके साथ इनहेरिटेंस का भी आप देख सकते हैं अष्टम भाव से। नवम भाव से ये पता चल जाएगा, नवम को लग्न बना लीजिए, आपके पिता की कुंडली आपके सामने। चतुर्थ को लग्न बना लीजिए, आपके माता की कुंडली आपके सामने। फिर आपके पिता की कुंडली के हिसाब से एकादश भाव जो है उसको लग्न बना लीजिए, आपके ताऊ की कुंडली आपके सामने। पिता की जो कुंडली बने उससे तृतीय भाव को अपना लग्न बना लीजिए, आपके चाचा की कुंडली आपके सामने, आपकी बुआ की कुंडली आपके सामने। तो इस तरह से करके आप ये बता देंगे कि आपके पिता की स्थिति कैसी थी, कैसे घर में पैदा हुए थे, उनके उनके पिता कब तक जिए थे। जैसे जब टेस्टिंग होती है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, उनको अक्सर ये बताने की कोशिश करता हूँ कि उनके घर में वृद्धों की मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि कभी कभी ज्योतिष का भरोसा कराना पड़ता है। कई बार तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ऐसे लोग, बट कई बार जब भरोसा कराना होता है तो आप ये बता दीजिए कि सितंबर 2089 15 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में क्या आपके दादी की मृत्यु हुई थी। अब अगर इसके बाद भी व्यक्ति को ज्योतिष पर भरोसा ना हो तो फिर क्या बात ही है, बट ये आप कैसे कर सकते हैं द्वादशांश। तो इससे एक और अच्छा ये द्वादशांश का ये निकल जाता है कि आप कंफर्म हो जाते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर। जब आप द्वादशांश देखते हैं अगर वो सारी चीजें जब इवेंट्स मैच हो जाते हैं, मोस्ट पॉसिबली आपने हॉरोस्कोप अब ठीक कास्ट कर दिया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें माइनर फ्रैक्शन ही करेंगे। ये कास्ट कैसे होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, जब हम द्वादशांश के ऊपर बात करेंगे वही करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती चली जाएगी, हमने काफी चर्चा कर ली है। इसके बाद आ जाता है आपका जब हमने बात कर ली तो इसके बाद आता है आपका विमशांश। द्वादशांश के बाद हम लेते नहीं, द्वादशांश के बाद हम लेते हैं षोडशांश। पंडित जी की इस पे भी महारत हासिल है। जिन्होंने D16 में महर्षि पराशर ने D60, D16 और फिर D9 बोला है, मतलब सबसे पहले षष्ठीयांश, फिर षोडशांश और फिर नवांश। ऐसा क्यों बोला? ऐसा बोलने की आवश्यकता तो नहीं थी ना। ऐसा बोला इसलिए क्योंकि जीवन के सारे पक्ष आप इन तीनों कुंडलियों से देख सकते हैं। जीवन के सारे पक्ष आप नवांश, षोडशांश और षष्ठीयांश से देख सकते हैं। षष्ठीयांश से हम क्या कर रहे हैं, वी आर नाउ गोइंग टू द सेकंड हार्मोनिक। 12 + 4, 12 भाव घूम के फिर जब चौथे भाव पे आएंगे तब 16 होगा। 12 + 4 मतलब चौथे भाव को अब मैं पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में देख रहा था, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख। अब D28 अगर देखने की कोशिश करूंगा तब मैं उसको और भी ज्यादा रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करूंगा। D40 देखने की कोशिश करूंगा तो और ज्यादा रेजोल्यूशन हो जाएगा। D64 देखूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। D76 देखूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। थियोरेटिकली वी कैन डू ऑल दिस, लेकिन ऋषि ने कहा D16 काफी है बेटा, तो हम ऋषि की बात मान के बैठ गए, उसके ऊपर आवश्यकता नहीं है। D16 मैं कैसे यूज करता हूं मैं वो बता रहा हूँ। सुख, यहाँ पे आप कारक भाव भूल जाइए। अब ये थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन है, बट आई एम जस्ट गिविंग माय एक्सपीरियंस व्हिच आई फाउंड वर्किंग वेरी वेल। जीवन में किससे सुख, यदि आपको अपने नौकरी से, व्यवसाय से सुख देखना है, नौकरी से सुख देखना है तो छठे भाव को लग्न बनाइए D16 का और इंटरप्रेट कीजिए। फिर उसका केंद्र भाव देखिए जो कि सुख के भाव होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम। ठीक है। व्यापार से यदि आपको देखना है सुख तो दशम भाव को लग्न बनाइए और फिर उनके केंद्र भावों से सुख का निर्णय कीजिए। पत्नी से सुख मिलेगा क्या, सप्तम भाव को लग्न बना लीजिए और फिर देखिए। माता से सुख मिलेगा क्या, चतुर्थ भाव को लग्न बनाइए फिर देखिए। गाड़ी से सुख मिलेगा क्या, चतुर्थ भाव को गाड़ी का सुख मिलेगा क्या, चतुर्थ भाव बनाइए और देखिए। और कारक देखिए, शुक्र देख लीजिए, राहु देख लीजिए। ठीक है। इस तरह करके आप घुमा के, D16 इतना सुंदर चार्ट है, कब किस समय किससे मिलेगा। लेकिन D16 का मतलब यह है कि आप 12 कुंडलियां देख रहे हैं एक ही टाइम, आपको किससे, एक ही चार्ट को आप 12 बार घुमा रहे हैं हर चीज के लिए। तो जीवन के जितने कारकत्व भावों के होते हैं और फिर उस रिलेशनशिप के जो कारक होते हैं वो आ जाते हैं इन्फ्लुएंस में। जैसे नवम भाव से देख रहे हो तो आपको सूर्य भी देखना पड़ेगा, भले सूर्य चतुर्थ भाव के कारक नहीं है, लेकिन यदि आपने षोडशांश में नवम भाव को लग्न बनाया पिता से सुख के लिए तो आपको सूर्य की अवस्था पड़ेगी। यदि आप स्त्री हैं
और आपने सप्तम भाव को लग्न बनाया अपने पति से सुख के लिए, तो मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल देखिएगा, एक और बड़ा धार्मिक प्रचार, जुपिटर नहीं देखना है किसी ने, नहीं बिल्कुल मंगल नहीं, देखिएगा। मंगल देखिएगा। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं किया है जो कि आपको पढ़ाते थे, जो आपके टीचर थे, यदि आपने उनसे विवाह किया है तो हस्बैंड के लिए जुपिटर देखिए, वरना मार्स देखिए। देखिए क्योंकि जुपिटर किसी और चीज का ही कारण है, नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, उनसे मैरिज हो जाए तो हमारे। अब दूसरा आ जाता है, इसके बाद मेरा फेवरेट हॉरोस्कोप आता है, which is D20। अब आप इसमें D20 पे गए या D24 पे गए अभी? सॉरी D20, मैं अभी D20 पे आया। हाँ, अब आ जाते हैं हम D20 पे, बाद में कृष्णांश पे चला जाता है। अब हम आ जाते हैं D20 पे, विमशांश। इसलिए यूज होता है मैं बता देता हूँ। ये यूज होता है आपका मेजरली आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए, आप किस तरफ स्पिरिचुअली इंक्लाइन करते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी कितनी आगे जाएगी। अब कुछ खास करके एक नाड़ी ग्रंथ में पढ़ रहा था, उसमें यहाँ तक ये भी बताया था इस चार्ट का यूज करते हुए कि व्यक्ति किस भगवान के प्रति ज्यादा करता है, किस भगवान के प्रति उसका ज्यादा लगाव है, और उसके लिए क्या मार्ग सही रहेगा अपने अध्यात्म के। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, या फिर पूर्व मीमांसा है, तो वो आपको पूरा उससे पता चलता है। जब हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकर के आऊंगा जब इसको हम लोग इसके ऊपर भी 16 डिविजनल चार्ट के अंदर बात करेंगे तो 16 वीडियोस को करेंगे, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पर हाँ, इसको आप देखते हैं मेनली आपके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। इसके दो कारक मेन है, गुरु और केतु, गुरु एंड केतु, ये इसके मेन कारक। यहाँ पे जो मेन भाव होते हैं वो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 12th हाउस आल्सो। इट इज वन ऑफ दोस इंपॉर्टेंट, तो ये यहाँ पर आपको देखना। अब हम आगे यहाँ चलते की हैं मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि ये 10 महाविद्याओं के 4-4 फॉर्म्स है। यस, यहाँ जो डीटीज आती है वो 10 महाविद्याओं की 4-4 फॉर्म्स है। जैसे कि ऑड साइंस अगर है तो आप ये 20 भाव के लिए काली, गौरी, जया, लक्ष्मी इस तरह से शुरू करते हैं, और इवन साइन है तो दया, मेधा, छिन्न शीर्षा और पिशाचिनी ऐसे शुरू करते हैं। बट ये 10 महाविद्याओं के मोस्टली रूप है। 10 रूप ऐसे है जो कि बुरी शक्तियां भी हैं। तो जो लोग बाम तंत्र वगैरह में या फिर वाम मार्ग की तरफ जाते हैं, तो की भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये चार्ट, ऐसे चार्ट्स जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, देना भी नहीं चाहिए, हमें देना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको स्किप इसलिए जल्दी कर। पिशाचिनी देवी है, उस आदमी में पैशाचिक टेंडेंसीज होंगी, उसको देखना है। किसी को पता चल गया तो उसने एक मंत्र पता चल जाएगा कि ये मंत्र मैं साथ लूंगा, मेरी पिशाचिनी सिद्धि हो जाएगी, और वो अपने पड़ोसियों पे मारक और उच्चाटन करता है। हमारे ऊपर पता नहीं कितनी हत्याओं का आरोप आ जाएगा, हमें नहीं, सॉरी। हाँ, तो इसीलिए इस चार्ट के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं, हमें पता भी आ जाते हैं विस्तार भी देखें। अब चतुर्विंशांश के ऊपर आ जाते हैं। D24 एजुकेशन के लिए देखा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स है, खास करके आपको देखने को मिलेगा। इसमें कारक भाव जो होते हैं फर्स्ट 5 9 फोर्थ भी कहीं ना कहीं, तो सेकंड और फोर्थ भी आप लेते, पर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ। फर्स्ट हाउस इज जनरल आपकी एजुकेशन, क्योंकि हर लग्न तो रहेगा। दूसरा आपका जो आपको शिक्षा या फिर आपको जो वो मिलते हैं संस्कार, वो किस प्रकार से है वो देखने होते हैं। चतुर्थ, जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपकी एक एजुकेशन होती है, वहां तक आप कैसे रहे। फिफ्थ हाउस, वहां पे जब आप एक स्ट्रीम चुन करके थोड़ा सा आगे जाते हैं। एंड नाइन्थ हाउस इज ऑफ कोर्स योर पीएचडी एंड ऑल। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि सर मैं बाहर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि 5 9 या फिर लग्न का कनेक्शन कहीं 12th के साथ आता है या फिर राहु के साथ आता है, तो मोस्ट पॉसिबल चांसेस बन जाते हैं कि आप कहीं बाहर जा करके पढ़ें। दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और भी चीज बता देते हैं, इसको हम लोग लग्न से कैसे पता कर सकते हैं किसी दशा में आदमी जाएगा नहीं, क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ दिया है। चौथे का लॉस होता है तीसरा, और वो छोटे ट्रैवल्स भी है, ठीक है। 12वां जो होता है वो विदेश की भूमि होती है, ठीक है। 12वां विदेश की भूमि होती है। 12वां विदेश की भूमि क्यों होती है? क्योंकि वो 9वें से चौथी होती है। 9वां विदेश होता है जब 12वां 9वें से चौथा विदेश में आपका घर बनेगा, वो हो गया आपका 12वां, ठीक है। और जो सप्तम भाव है वो भी विदेश का भाव है। एक तरह से समझ लीजिए कि एसेंडेंट आपका घर है, डिसेंडेंट घर से बाहर की दुनिया है। अच्छा, डिसेंडेंट ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से हमने लिया थोड़ा सा भी। हाँ, तो यहाँ भी है, आप अगर पुराने ग्रंथों में जाते हैं तो यहाँ पे
लग्न और इसका नाम मैं भूल गया, ये वर्ड यूज हुए, सर्वात चिंतामणि में आया। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कम ही चीजें आएंगी क्योंकि इंडिया में सब कुछ था। सब कुछ है हमारे पास, ठीक है, तो सब कुछ ही हमारे पास अपने है। वहां पे सब है। तो ये जो पूरी कहानी है, क्या मैंने बोला, 3, 4 और 12 का संबंध, 4 और 3 का संबंध, 4 और 9 का संबंध, 3 और 9 का संबंध, 4 और 7 का संबंध, ये संबंध आपको जिस दशा में दिखेंगे, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, और वहां पे मान लीजिए चौथे का स्वामी 12वें में गया, तीसरे का स्वामी 9वें में गया। तीसरे का स्वामी 9वें में जाने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ होम कनेक्टेड विद अ फॉरेन लैंड। दूसरा अर्थ ये होता है शॉर्ट जर्नीज कनेक्टेड विद लॉन्ग जर्नी। फॉर योर हायर एजुकेशन। हाँ, तो ये सारी चीजें, और इनके साथ पंचम, द्वादश या नवम, इन भावों के भावेश अगर मिल जाते हैं, इन कनेक्शन बन जाता है, तो आदमी उस दशा में बाहर जाता है पढ़ने के लिए। यदि दशम और छठे का कनेक्शन मिल जाता है तो आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए। तो इस तरह से हम राशि चक्र में बहुत अच्छे से दशा का अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कब बाहर जाएगा। फिर उसके बाद इंटेलिजेंटली आपको ये देखना होता है कि मान लीजिए दूसरे, 5वें, 9वें का संबंध है और ये पढ़ने का समय है उस व्यक्ति का। दैट इज वेयर द इंटेलिजेंस ऑल्सो, देश काल परिस्थिति एंड इन जनरल इंटेलिजेंस, कि इस उम्र में आदमी ये कर रहा होगा। हाँ, यहाँ पे आप फिर उसकी स्क्रीन भी पकड़ सकते हैं वैसे। हाँ, तब जाके आप अच्छा, इसमें वो चीजें आपको जरूर देखनी होती है, गुरु और बुध अच्छी स्थिति में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कारण खास कर एक चीज है। अब आ जाते हैं पंडित जी, तो हमारा अगला हॉरोस्कोप D27 सप्तविंशांश, बड़ा क्योंकि इसके ऊपर जो व्याख्या आती है वो आती है कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट वीक या कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसकी बड़ी व्याख्या है और बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट हो जाता है अलॉन्ग विद D6, जो अभी हम षोडश वर्ग में नहीं आता, हमारी स्कीम में नहीं, पर अलॉन्ग विद D6 इट इज वन ऑफ दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो बीमारी से निकलने की भी आपको एक वो बता देता है। और इसके अलावा फल दीपिका में सारे जो नक्षत्रांश है उनकी व्याख्या की हुई है आपके पर्सनालिटी के हिसाब से। आदमी का मेजर नेचर क्या है और पर्सनालिटी क्या है, फल दीपिकाकार ने उसको नक्षत्रांश के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। तो आप में से जिनकी श्रद्धा हो, आप फल दीपिका से नक्षत्रांश का विवेचन पढ़ सकते हैं। अब मेरा फेवरेट हॉरोस्कोप, मेरा फेवरेट चार्ट, जो इसके बिना मैं हॉरोस्कोप नहीं देखता हूँ, पर मैं पराशरी यूज नहीं करता, मैं पहले बता दूं इसको। मैं सिक्लिकल या फिर वाराणसी दृशांश यूज करता हूँ, जिसमें अगला हमारा हॉरोस्कोप आता है या बिजनल चार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड D30, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका मैरिज में कैसे यूज होता है, आपकी मिजरीज में कैसे यूज होता है, या आपको कौन सी परेशानी किस टाइम पे किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, वो सब पता चल जाता है इस एक चार्ट से। हाँ, पराशरी से आप उसकी रेमेडीज देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक मेथड आता है। और जो वाराणसी त्रिशांश है, उससे आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि व्यक्ति को किससे परेशानी है, कब हुई थी, किस समय पर हुई। ये जब मैं त्रिशांश के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, वो आपको देखने में बड़ा अच्छा होगा। वो त्रिशांश क्या है? अगेन, दिस इज द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द 6th हाउस। यस, वो आप D6 से भी देख सकते हैं, D27 से वीकनेसेस देख सकते हैं, और D30 से एक्चुअल मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं। इसके बाद आता है ख वेदांश, जो कि आपके लिए, जिसको हम D40 कहते हैं। ये मेजरली आपकी जो D30 से जो और प्रॉब्लम आ रही होती है, उसका उपचार कैसे होता है, वैसे इसके लिए ट्रेडिशन वो हो जाता है। और जो जनरल ऑस्पिशियस इफेक्ट्स होते हैं, या फिर आपको कौन से ग्रह अच्छा फल दे सकते हैं। थर्ड हार्मोनिक ऑफ द 4th हाउस। यस, थर्ड हार्मोनिक ऑफ द 4th हाउस, यानी कि क्या हुआ, सुख की ही विवेचना चल रही है, खास तौर से मातृ साइड से जो सुख मिलेगा। इसलिए लोगों ने मैटरनल इनहेरिटेंस कर दिया, लेकिन सिर्फ वहां नहीं है। दिस इज अ डीपर एनालिसिस इनटू द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ एट ऑल टाइम्स। अलग अलग समय पे जीवन में सुख कैसा होगा, वो कैसे देखना है D40 पूरा मुझे नहीं आता, ऋषियों ने ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये D16 और D4 की तरह ही काम करता है। अब D16 और D4 इतना बता देते हैं कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आदमी उसके ऊपर नॉर्मली D40 में जाने की आवश्यकता समझता नहीं है, लेकिन है ये चतुर्थ भाव का, और D45 सिमिलरली है नवम भाव का, क्योंकि 36 + 9, तो इसीलिए लोग इसको पैटर्नल इनहेरिटेंस कहते थे, बट ऐसा नहीं है।
इनहेरिटेंस आपको सिंपल D8 से पता चल जाएगा। हाँ, okay, इनहेरिटेंस आपको सिंपल लग्न चार्ट और भाव सूचक नवाम से पता चल जाएगा। उसके लिए हमें इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं हो, तो स्पष्ट है, प्रकट है। हाँ, अब इसके बाद आ जाता है आपका अक्ष वेदांश। ये मैं अगर इसको बड़े नॉर्मली स्किप करूं तो आपका क्या है? बस कैरेक्टर और प्लैनेट है, खत्म। हाँ, D45 हो गया, पैटर्नल बात कर ही लिया हमने। अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट, षोडश वर्गों में जिसको महर्षि पराशर ने सबसे ऊपर। ये अगर आपने ठीक निकाला, मतलब मान लीजिए आपकी पूरी, आप एक एक छोटी सी माइन्यूट प्रेडिक्शन कर देंगे। Now this divisional chart is called षष्ठी। ये आपके राशि का 60th डिवीजन, यानी पूरी राशि 60th डिवीजन में बढ़ेगी, और ये पूर्ण है, स्वयं में खुद में पूर्ण हो जाता है। D60 is a पूर्ण, इसको पूर्ण चार्ट भी कहा जाता है, कुंडली भी कहा जाता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका लग्न या फिर आपका टाइम तब तक सही नहीं है जब तक आप इसमें वो इवेंट नहीं देख पाए। आपके जीवन में जो चीज हुई, जो कुछ अब तक हुआ, क्योंकि यार मैं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जीवन में जो भी हुआ, घटा है, घट रहा है, या जो घटेगा, सारी कुंडलियों का निचोड़ ये एक हॉरोस्कोप। ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब इसका 60th डिवीजन है, 60 डीटीज के डिवीजन, यानी इसमें 60 डीटीज होती है। अब उसमें ऑड इवन वाला भी एक है, जब हम इसको बताएंगे, व्याख्या करेंगे तो पता चलेगा आपको, पर ये इतना मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक और आ जाता है राशि तुल्य षष्टियांश, वो भी किस प्रकार से यूज होता है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है, वो भी हम यूज करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजन ऑफ योर हॉरोस्कोप इज D60। यहाँ तक अगर आप करके ले आए, अब यहाँ पर अगर आपके सारे इवेंट जस्टिफाई होते हैं, तो आप सेकंड या मिली सेकंड्स में टाइम निकाल लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ट्विंस ही 2 मिनट में बदल रहा है आपका षष्टियांश, ठीक है। अक्सर ट्विंस 1-2 मिनट के फर्क पे होते हैं। मिनिमम जो एवरेज है वो 10 मिनट का होता है। हाँ, तो मेरे पास 2-3 केसेस आए थे जहाँ 2-2 मिनट का फर्क था। षष्टियांश में बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि न नवांश बदलेगा न कुछ बदलेगा, षष्टियांश बदल गया थैंकफुली। 25 सेकंड पहले षष्टियांश बदल गया, काम हो गया। अब मैं षष्टियांश के बारे में 1-2 बातें कहूंगा जो मैं यूज करता हूँ प्रैक्टिकल पूरी। मैं षष्टियांश डीटीज नहीं देखता, ठीक है। हमें पता नहीं है पूरी तरह से उसका कैसे यूज करना है, हिंट्स है, पूरी तरह से कैसे यूज करना है उन चार्टों का हमें पता नहीं है, उसके लिए बहुत पौराणिक अध्ययन चाहिए। का नाम याद है मुझे, तो नहीं याद। दिस इज द ओनली डिविजनल चार्ट दैट आई यूज इंडिपेंडेंटली। मैं इस बात को रिपीट करूं, आजकल हर कोई आपको बोलता है हर डिविजनल चार्ट को इंडिपेंडेंट रीड कर लो। राव साहब से आप जब भी आप देखेंगे उनके बुक्स, वो हमेशा बोलेंगे हमेशा लगन के साथ देखें। उनका सिंपल नियम है, प्रॉपर्टी देख रहे हो D1 और D9 तो देखोगे ही, साथ में D4 देख लो। बच्चा देख रहे हो, पहले D1 D9 और D7, फिर उसके बाद ये अपना D7, ठीक है। शादी देख रहे हो तो D1 और D9 तो है ही। अगर आप पिता के बारे में देख रहे हो D1 D9 D12, पहले D1 और D9 हर जगह देखना है। वो D1 D9 आपको देखना है। So every problem has 3 charts in decreasing order of importance। सबसे important D1 उन्होंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है, फिर उसके बाद D9 और लास्ट में वो डिविजनल चार्ट। लेकिन जब आपने तीनों मिला दिया तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। D60 यदि आपने समय सही किया तो आप इसको इंडिपेंडेंटली हर जीवन की हर स्थिति D60 बताती है, हर स्थिति D60 बताती है। और दिस इज द ओनली चार्ट दैट कैन सुपरसीड द राशि चार्ट। यहाँ पे दूसरी बात बता दूं, दिस इज द ओनली। लेकिन अगर आप BTR के महारथी नहीं है तो इस पे मत जाइएगा, जो मैं बहुत ज्यादा लोगों के बारे में इंडिया में कह ही नहीं सकता BTR के महारथी है, 2 से 4 लोग हैं। अगर आप BTR के महारथी नहीं है तो D60 भूल जाइए, वहां तक मत जाइए, सही बात है। और क्या होंगे ऐसी गलतियां होंगी कि आप पछताएंगे, पूरा आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। और it was the Rao Sahib himself who said that this horoscope can be studied individually, इसको आप अकेले से देख सकते हो, उन्होंने कहा था। और जब वो D60 का, क्योंकि एक पहले जो एक कंसेप्ट बना हुआ था पास्ट लाइफ का, जो पता नहीं किसने बनाया, somehow it is in the क्या गया भाई, वो पास्ट लाइफ नहीं, वो प्रारब्ध है, वो पूर्ण प्रारब्ध है तुम्हारे जीवन में क्या होगा।
क्या लेकर के आए हो, चलता कैसे है, वो पूरा उसमें दिखेगा। लेकिन अगर आपका बीटीआर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप चतुर्विंशांश तक भी मत जाइए, 24 तक भी मत जाइए, क्योंकि वो भी बहुत माइनर सेकंड्स पे चेंज होता है। बट हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो यार D6 नहीं, आपने तो D9 के ऊपर मत जाना। 12 मिनट का चार्ट है, 12 मिनट में बदलता है। D9 तक रुक जाइए, बोलिए थांबा, आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि उसके बाद आप ग्रे जोन में जा रहे हैं, आप गलतियां करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए डिविजनल चार्ट हमने इसे बता दिया, एक एक डिविजनल चार्ट को इम्प्लीमेंट करने में पसीना निकल जाता है, आसान नहीं है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि थियरी तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी। और ये आपको तब पता चलेगा जब हम D3 के ऊपर 2 घंटे की वीडियो बना करके आपको समझ। एक एक वर्ग चार्ट का जो एनालिसिस है ना, उसमें घंटों लग जाते हैं, वो भी तब जब टाइम बिल्कुल सही है और आपको इतने फैक्टर्स लगाने होते हैं। फिर वही समस्या आ जाती है कि 4 चीजें बोल रही है उत्तर, 4 चीजें दक्षिण, तो भाई आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, मेरे पीछे तो कोई रहा नहीं, तो फिर आप एनालाइज क्या करेंगे। वैसी स्थितियां आ जाती है वर्ग चार्टों के एनालिसिस में। इसीलिए हर ज्योतिष को अपना मेथोडोलॉजी डिराइव करना होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी के अनुरूप होता है। यहाँ मैं 2 मिनट लूंगा। इट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव साइंस विच हैज टू बी हैंडल्ड सब्जेक्टिवली। इसका अर्थ क्या हुआ, आपके पास टूल किट में 100 टूल्स है, लेकिन आप सारे यूज नहीं कर सकते। कुछ टूल्स आप बड़ी सिद्धहस्तता से यूज करेंगे, कुछ आप नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरा ऐसा एग्जांपल दूंगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर्स हुए हैं, उनमें एक शेन वैन का नाम आता है। 25 साल तक उन्होंने सिर्फ अपने लेग स्पिन की प्रैक्टिस की, इवन व्हेन गेटिंग इनटू प्रोफेशनल क्रिकेट। उसके बाद गूगली अपनाया। कहने का अर्थ क्या है कि भाई पहले जो आपका कोर है ना, और दूसरा एक रविचंद्रन अश्विन है, पहले 3 साल बहुत अच्छा खेले, उसके बाद कंफ्यूज ही हो गए, क्योंकि इतनी वेरिएशन करनी शुरू करी, उनका कोर डिलीवरी डेवलप नहीं हुआ। उनके ऑप्स के नहीं चली गई। बहुत बड़े क्रिकेटर है, बट इन जनरल जो मैं बोल रहा हूँ, ज्योतिष भी यही है। आपका कोर मेथोडोलॉजी क्या है, दैट इज वेरी। अगर वो आपने नहीं किया ना और चारों तरफ भटके, हम तो वीडियो बना देंगे, हमें तो बहुत मजा आता है साथ में बैठ के बातें करने में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मूल तो भैया पहले आप राशि और नवांश में लघु पराशरी लगाना सीखो। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ो। अगर वहां अभी फंस रहे हो तो ये काम नहीं आनी। You will start hallucinating. There are many astrologers I see hallucinating on Twitter. D9 देख के कुछ भी लिख देते हैं, ये D9 में तो ये हो जाएगा, इसको ऐसा मिलेगा, इसको सेडिस्ट बॉयफ्रेंड मिलेगा, इसको ये मिलेगा। स्पेशली ये जो अंग्रेजों से प्रभावित हो गए ना, वो सारे लोग ऐसे डाल देते हैं वो बॉयफ्रेंड का। आप D9 से ये बता सकते हो, D1 छोड़ो, D9 छोड़ देते हैं, D9 D1 से आप बता सकते हो आपके हस्बैंड का रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसके चेहरे का शक्ल कैसा होगा, किस दिशा से आएगा, उसके घर के आगे की स्ट्रीट कैसे दिखेगी, बता सकते हो। लेकिन बिना भाव सूचक नवांश लगाए नहीं बतेगा। लेकिन क्या आप दिशा बता सके, वहां तक पहुंचे हैं? उससे पहले की डिलीवरीज आपकी परफेक्ट हुई है? अभी लेग स्पिन तो होता नहीं, आपको फ्लिपर भी करना है, सब कुछ करना है, वो मत कीजिए। पहले एक परफेक्ट कीजिए, फिर आगे पहुंचिए। बिल्कुल सही बात है पंडित जी। तो ये होते हैं भाई षोडश वर्ग। अपना थोड़ा सा एक 2 मिनट लेते हैं, फिर इसको फिर पंडित जी रैप अप करें। तो मैं यहाँ बिल्कुल पे रैप बता। अप करते हैं। सोडा हाँ, बेसिक कहानी। राशि मतलब घन, घन मतलब बहुत क्लोजली गुम्फित कोई चीज, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। एक बड़ी कहानी है, किसी व्यक्ति की पूरी कहानी जो होती है, अगर मैं फिल्म बनाऊं तो 100 साल की फिल्म बन जाएगी, अगर 100 साल जिया। लेकिन उस व्यक्ति और उसके खानदान की फिल्में बन जाती है एक 1.5 घंटे में। अब वैसे मैं अभी बता देता हूँ, ये जो अभी हमने षोडश वर्ग आपको बताए हैं, बेसिकली ये चकित करने काम आते हैं लोगों को अधिकांश। प्रिडिक्शन आपकी अगर आप देखेंगे तो वो एक चार्ट होता है, दूसरा नवांश होता है, दूसरा उसका सप्लीमेंट्री होता है, और 3 से 4 ही सवाल होते हैं जीवन में लोगों के पास जो आपको देखने होते हैं। हाँ, कई बार आपको दूसरी चीजें देखनी पड़ जाती है क्योंकि कुछ लोग पूछ लेते हैं, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको देखना पड़ेगा, सब वहां तक जाना पड़ेगा, या फिर आप D6 तक जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें आती है। पर एक सप्लीमेंट्री हॉरोस्कोप के लिए आपको अभी समझना होगा
और ये एडवांस लर्नर्स के लिए है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो बिगनर। इट इज नॉट फॉर दिस लेक्चर इज नॉट गोइंग टू बी फॉर द बिगनर्स, क्योंकि आपको पहले राशि मास्टर पहले हाँ, वही करो। हमने राशि नहीं किया और हमने आपको वो दृष्टांत बता दिया, आपने दृष्टांत एनालाइज कर लिया, सब कुछ गलत बता दोगे क्योंकि आपको मूल पता ही नहीं है उस व्यक्ति के बारे में। और अब पंडित जी आखिरी के हम लाइन में वो करवा देते हैं, जो शेषाद्री अय्यर जी का जो एक मैं बेस देकर के आज खत्म करता हूँ। जी तो भाई शेषाद्री अय्यर जी का ये कहना था कि किसी भी डिविजनल हॉरोस्कोप के 3, 6, 8, 12 में कोई ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 1 केंद्र त्रिकोण में या कि दूसरे या 11वें में भी ठीक है, ज्यादातर अच्छा माना जाता है वो केंद्र त्रिकोण में हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि अपनी राशि में, उच्च की राशि में, मित्र की राशि में, परम मित्र की राशि में यदि है, अपने मूल त्रिकोण में है या फिर स्व राशि में तो अच्छा है केंद्र त्रिकोण। और उसी के साथ साथ वो आपके D1 में भी अच्छा है, तो ये एक आपको अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता है। दिस इज फर्स्ट। अभी जो 6, 8, 12 वाला बताया इसका वेरिएशन, वो वेरिएशन नवांश में लगता है और राशि तुल्य नवांश में बिल्कुल लग सकता है। इसको आपको समझना होगा कि वो किस प्रकार से चल सकता है, क्योंकि वहां पर वो चीजें आ जाती है क्योंकि कई बार सेविंग ग्रेस भी हो जाती है 6, 8, 12 में बैठे ग्रहों के ऊपर। तो वो 6, 8, 12 भाव तुल्य वर्गों में ये ज्यादा काम करता है 6, 8, 12 के कॉन्सेप्ट। हाँ भाव तुल्य वर्ग या राशि तुल्य जो वर्ग होते हैं, अंश होते हैं, उसमें ये ज्यादा काम करता है 6, 8, 12 का कॉन्सेप्ट। यस, इसका ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा उसमें काम करेगा, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट। पर मूल वही, क्योंकि शेषाद्री अय्यर जी का कहना था कि पहले आप D1 स्टडी कर लें, फिर उसके बाद आप डिविजन्स पे जाइए, वहां पर फिर आप देखिए। और हर हाउस का अपने का मतलब हो जाता है, वहां पर उन्होंने ये भी लिखा क्या होता है उनका मतलब, वो क्या है कैसे है। अब जब हम अगली वीडियो करेंगे हम D3 के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, हम उसमें आपको बताएंगे कि D3 में हर हाउस का मतलब क्या है इंडिपेंडेंट, उसका D1 से आप यूज कैसे कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग आप D9 D1 और D9 D1 और D3 की कैसे, ये हम आपको बताएंगे अब अगली वीडियो। तो पंडित जी इसी के साथ रैप अप करते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए। हरी धन्यवाद। श्री श्री जानकी गणेशाय वल्लभ नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। जय जय सीताराम।